ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ईरान को देखते हैं, जो एक लग्जरियस होटल में एक लड़के के बगल में सो रही थी। वो तो उस लड़के के एब्स को टच कर रही थी। जैसे ही उसे होश आता है, वो जोर से चीखते हुए उस लड़के को एक लात मारती है। इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में आती है। हम ईरान को देखते हैं, बेचारी किस्मत की मारी है लेकिन जोश पूरा है। एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर भालू बंदर का कॉस्ट्यूम पहन के एक पैम्पलेट बांट रही थी। गर्मी में पसीने छूट रहे हैं लेकिन बंदी का एटीट्यूड कम नहीं होता। अब दिन है वैलेंटाइन डे का। ईरान अपने बॉयफ्रेंड जेंगियो को मैसेज करती है। वो मैसेज में लिखती है, बाबू क्या हम मिल सकते हैं? वहाँ से रिप्लाई आता है, नहीं बेबी, ऑफिस में बहुत सारा काम है, ओवर टाइम काम कर रहा हूँ। ईरान का मुंह बन जाता है। उसे क्या पता था आगे वो क्या रायता फैलाने वाली है। स्टोर का मालिक महा कंजूस है। वो सड़ी हुई एक्सपायर्ड ब्रेड बेच रहा है। ईरान का इंसानियत जाग जाता है। जब एक बच्चा ब्रेड लेने के लिए आता है तो वो उसे रोक देती है। बच्चा डर के मारे डहार मार के रोने लगता है। बस फिर क्या था, वो बच्चा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे उसका मालिक आता है और वो ईरान को खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी वहाँ पे बच्चे की मम्मी बड़े गुस्से में आती है और बिना कुछ बोले मालिक के गालों में एक कस के थप्पड़ मार देती है। मालिक का तो गाल लाल हो गया और गुस्सा निकला बेचारे ईरान के ऊपर। मालिक चिल्लाते हुए बोला, तो अभी के अभी नौकरी से निकल। मालिक कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था इसलिए कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी। पर हमारी हीरोइन भी कोई डरपोक लड़की नहीं थी। वो पिछले महीने की खाने की क्वालिटी रिपोर्ट निकालती है और धमकी देती है कि अगर पैसे नहीं दिए तो स्टोर सील करवा दूंगी। डर के मारे मालिक ने बाई बाई चुकता कर दी। ईरान का मानना है कि अगर दुनिया आपके साथ बुरा करे तो चुप मत बैठो, सीधा बैड रिव्यू ठोक दो। जिंदगी एक बार ही मिलती है, इज्जत से जियो या फिर रिव्यू दे के दूसरों की बजा दो। उसके बाद हम हमारी फीमेल लीड ईरान की स्ट्रगल लाइफ को देखते हैं। वो एक टाइम में मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब करती है। अब एंट्री होती है हमारी हीरो साओ मुचेंग की। ये एक आलीशान होटल की हाउसकीपर डायरेक्टर है। इसे गंदगी और बैड रिव्यूज से सख्त नफरत है। इसके लिए उसका काम ही उसका पूजा है। वो देखने में इतना ज्यादा हैंडसम है कि होटल की सारी फीमेल एम्प्लॉय उसके ऊपर लट्टू है। एक गेस्ट मिसेस लियो ये शिकायत करती है कि शावर के नल के ऊपर दाग है। मुचेंग अपनी सफाई को साबित करने के लिए नल से एक गिलास पानी निकालता है और सबके सामने गटक जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है, भाई साहब इसे कहते हैं डेडिकेशन। हालांकि इसके बाद उसकी पेट की जो कंडीशन थी ये सिर्फ वो ही जानता था। वो बाथरूम में जाके बार बार उल्टियाँ कर रहा था और माउथ फ्रेशनर से अपने मुंह को साफ कर रहा था। उसके बाद एक और वीआईपी गेस्ट का बटन खो जाता है। मुचेंग जुगाड़ लगाता है और अपने दोस्त के जरिए एक हुबहू बटन को ढूंढ लेता है। यही वो बटन है जो कहानी में ट्विस्ट लाएगा। ईरान एक कैफे के बाहर से गुजर रही होती है, तब वहाँ पे वो ऐसा नजारा देखती है जिसे देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जियांग चेन किसी और लड़की के साथ आराम से बैठ के खाना खा रहा था। ओवर टाइम के नाम पर तो डेटिंग चल रही थी। ईरान सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, बिना कुछ बोले 2 गिलास पानी सीधा उसके मुंह पर मारती है और कहती है, ये ले तेरा ओवर टाइम बोनस। ये बोल के वो अपने आसपास देखने लगती है। उसे जितना भी गिलास मिलता है उनसे भी ग्लासेस का पानी को वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर मारती है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसकी ये दुख भरी कहानी सुनने के बाद वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आती है और एक एक करके उसके मुंह के ऊपर पानी फेंक के चली जाती है। उसके बाद ईरान अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंग यूसू से मिलने जाती है। लिंग यूसी अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे रोते हुए देखने के बाद उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है। वो उसे एक 5 स्टार होटल का रूम कार्ड देती है। वो कहती है, जा जी ले अपनी जिंदगी, एक रात रानी की तरह रह लो। संयोग से वो कीमती बटन लिंग यूसी के पास था, लेकिन वो अब ईरान को दे देती है क्योंकि उसे लाइव स्ट्रीम पर जाना है। मुचेंग पहली बार गरीबों के मोहल्ले में बटन लेने के लिए आता है, लेकिन वहाँ उसे मिलती है नशे में धुत ईरान। बटन लेने के बाद ईरान वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मुचेंग का पेट खराब हो जाता है। उसे जल्दी ही टॉयलेट जाना था, इसलिए वो ईरान से मदद मांगता है। ईरान उसे एक खटारा सी टॉयलेट के अंदर ले जाती है। पहले तो वो टॉयलेट के अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन ईरान कहती है कि तुम्हें दूर दूर से इसके अलावा और दूसरा टॉयलेट नहीं मिलेगा। उसे मजबूरी में टॉयलेट के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन टॉयलेट का दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए वो ईरान से कहता है कि तुम यहीं पे मेरा वेट करो। लेकिन ईरान तो वहाँ से भाग जाती है। वहाँ हड़बड़ी में वो कीमती बटन सीधा टॉयलेट पॉट के अंदर गिर जाता है। मुझे इनका फेस देखने लायक था। किस्मत खराब हो तो ऊँट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट देता है। मुझे बड़ी नफरत के साथ उस बटन को निकालता है और होटल जाके ये ऑर्डर देता है कि इसे तब तक सैनिटाइज करते रहो जब तक इसकी आत्मा पवित्र ना हो जाए। दूसरी तरफ हम ईरान को देखते हैं। वो नशे की हालत में धुत सड़क में से जा रही थी। तभी वो अपने पास अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। गुस्से में आके वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर देती है। उसके बाद ईरान सीधा होटल के अंदर पहुंच जाती है अपनी टूटी किस्मत का मातम मनाने।
दूसरी तरफ मूचैन खुद को साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहा था। अपने कमरे में पहुंचने के बाद ईरान इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखने के बाद पागल हो जाती है। वो खुश होकर बिस्तर पे कूदने लगती है और सारा सामान का इस्तेमाल करने लगती है। होटल के कमरे में ईरान इतना ज़्यादा शराब पी लेती है कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। वो बहुत ही लाउड म्यूजिक प्ले करते हुए डांस कर रही थी। मूचैन उसकी शिकायत सुनने के बाद कमरे में आता है। जैसे ही मूचैन उसके कमरे के अंदर आता है, ईरान तो उसे अपना धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड समझ लेती है और उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है मत जाओ। मूचैन उसे अपने कंधे में उठा के उसके बिस्तर तक ले जाने लगता है, लेकिन ईरान उसके ब्लेजर के ऊपर उल्टी कर देती है। मूचैन अपना महंगा ब्लेजर उतार के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ईरान फिर से उसे पकड़ लेती है। मूचैन उसे शांति से समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी ईरान गुस्से में आकर उसका टाई पकड़ के खींचने लगती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। मूचैन उसे फिर से उठा के बिस्तर में लिटाता है, लेकिन तभी गलती से उसका पैर फिसलता है और वो ईरान के ऊपर गिर जाता है। मूचैन तो वहाँ से बच के जाने लगता है, लेकिन तभी ईरान को होश आता है और वो एक बियर की बोतल सीधा जाके मूचैन के सर पर मारती है। मूचैन बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट चारों तरफ अपने बॉस को ढूंढ रहा था। बेचारा मूचैन तो ईरान के बगल में बेहोश होकर पड़ा हुआ था। अगली सुबह जब ईरान की आँख खुलती है तो वो दोनों एक ही बेड पे सोए हुए थे। आधी नींद में ईरान मूचैन के एब्स को पकड़ के टच करने लगती है। सुबह सुबह का यह नज़ारा देखने के बाद दोनों की चीखें निकल जाती है। मूचैन बेचारा अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उन दोनों के बीच में उस रात कुछ भी गलत नहीं हुआ, पर ईरान उसे धक्का देके कमरे से बाहर निकाल देती है। हालांकि वो मन ही मन सोचती है कि लड़का तो काफी फिट और हैंडसम था। चेकआउट के बाद ईरान को पता चलता है कि उसने नशे की हालत में लगभग मिनी बार से करीब 60,000 रुपए का सामान को चट कर लिया है। रोते रोते वो पैसे देती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट को अपनी बुराई करते हुए सुन लेती है। दोनों रिसेप्शनिस्ट आपस में बात कर रहे थे कि ये लड़की कितनी कंजूस है। बस अब क्या था, ईरान का पुराना हथियार बाहर आता है। वो घर जाके होटल के खिलाफ इतना कड़क बैड रिव्यू लिखती है जिसे पढ़ने के बाद पूरे इंटरनेट में तहलका मच जाता है। मूचैन की परफेक्ट दुनिया में अब आग लगने वाली है। सुबह का अलार्म बजता है और हमारी हीरोइन अपनी छोटी सी दुनिया में जागती है। ब्रश करना, मुंह धोना, नाश्ता ठूसना सब कुछ रॉकेट की रफ्तार से हो रहा है। पर घर से निकलने से पहले वो खुद को धीरे से बोलती है हैप्पी बर्थडे ईरान। वो अपने बर्थडे में खुद को ही बर्थडे विश करती है। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो मूचैन को देखते हैं। वो अपने आलीशान होटल में ऐसे जागता है कि जैसे वो कोई राजकुमार हो। सूट बूट पहन के वो एकदम टिप-टॉप तैयार है। आज उसे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाना है। उसे क्या पता कि आज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली है। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर है लेंग यूसी, जो कि ईरान की बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ मूचैन बड़े स्वैग में पहुँचता है, पर उसे अभी तक ये पता नहीं है कि ईरान के बैड रिव्यू ने पूरे इंटरनेट में तहलका मचा दिया है। होटल की पीआर टीम उसे फोन पर फोन कर रही है, पर मूचैन को लगता है कि वो बहुत बिजी आदमी है। लेंग यूसी स्टेज पर आती है और होटल मैनेजमेंट के ऊपर ज्ञान देने लगती है। तभी गलती से वो स्क्रीन पर ईरान का लिखा हुआ बैड रिव्यू दिखा देती है, जिसमें होटल की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मूचैन का फेस देखने लायक था। मूचैन हार मानने वालों में से नहीं है। वो खड़ा होता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। वो कहता है ईरान तो उनके होटल की इनवाइटेड टेस्ट स्लीपर है। वो कहता है ये आलोचना तो हमारी सुधार के लिए है। लिंग सुख उससे कहती है भाई साहब झूठ बोलो तो ऐसा कि सामने वाला भी पूरा कंफ्यूज हो जाए। होटल पहुंचते ही मूचैन सबसे पहले उस रिसेप्शनिस्ट को जॉब से निकाल देता है जिसने ईरान का मजाक उड़ाया था। मूचैन का उसूल ये है कि काम में देरी मंजूर है, लेकिन गेस्ट की इंसल्ट नहीं। रिसेप्शनिस्ट बेचारी अपनी जॉब बचाने के लिए भीख मांगने लगती है। ईरान को पता चलता है कि मूचैन चुंगफेंग रोड पर शूटिंग कर रही है। हम ईरान को देखते हैं, उसे एक भूतनी का रोल मिला था। वो सच में काफी डरावनी लग रही थी। वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। मूचैन उसके पास आता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि ईरान एक भूतनी की गेटअप में थी। ढीले ढाले कपड़े, डरावना मेकअप और बिखरे बाल। मूचैन उसे पहचान ही नहीं पाता। शूटिंग खत्म होने के बाद ईरान आराम से बैठ के खाना खा रही थी, तभी उसके पास मूचैन आता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। मूचैन तो बार बार ईरान को पकड़ने की बात कर रहा था। ईरान को लगता है कि ये जरूर कोई छिछोरा आदमी है जो उसे परेशान करने के लिए आया है। वो अपना भूतिया सामान उठाती है और मूचैन को ऐसा डराती है कि डर के मारे मूचैन अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। मूचैन ने सोच लिया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब डब्बा टेढ़ा करना पड़ेगा। मूचैन फिर से लेंग यूसु के पास जाता है और माफी मांगने का तरीका पूछता है। लेंग यूसु उसे ईरान के घर का पता दे देती है और एक सिगरेट टिप देती है कि आज उसका बर्थडे है, गिफ्ट लेकर जाओगे तो काम बन जाएगा। मूचैन ने तुरंत शॉपिंग की तैयारी शुरू कर दी।
मूचेंग मॉल जाके महंगे कॉस्मेटिक खरीदता है। इधर ईरान अपना काम खत्म करके थक के घर पहुंचती है। वो घर पहुंचते ही सीधा सोफे पे लेट जाती है। वो सोफे पर लेटी लेटी अपनी बर्थडे केक का वेट कर रही थी। वो डिलीवरी वाले को कॉल करता है। डिलीवरी वाला पूरा 30 मिनट लेट है। ईरान गुस्से में लाल पीली हो रही है और वो खुद से कहती है आज तो इस डिलीवरी बॉय की रेटिंग 0 कर दूंगी। दरवाजे पर घंटी बजती है। ईरान लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, पर सामने देखती है कि एक महिला डिलीवरी राइडर अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर खाना पहुंचाने के लिए आई है। ईरान का गुस्सा पानी पानी हो गया। उसने ना केवल उसे अच्छा रिव्यू दिया बल्कि बच्चे को एक केक का टुकड़ा भी खाने के लिए दिया। अभी ईरान दरवाजा बंद करने ही वाली थी तभी मूचेन बिजली की रफ्तार से दरवाजे के अंदर घुस गया, लेकिन वो दरवाजे के बीच में ही अटक गया। वो जैसे तैसे करके घर के अंदर चला आता है। वो उसे अपनी गलती समझाता है और वो उसे होटल में ऑफिशियल स्टेफ स्लीपर बनने का ऑफर देता है। रहना खाना सब फ्री है। ईरान पहले तो भाव खाते हुए कहती है नहीं मुझे आपके इस खटारे होटल में नहीं आना, लेकिन जैसे ही मूचेन कहता है कि तुम्हें रोज 16,000 रुपए मिलेंगे, ये सुनते ही ईरान के चेहरे पर 440 वोल्ट का मुस्कान चली आती है। वो तुरंत पेन मांगती है साइन करने के लिए। मूचेन उसे समझाता है कि उसे बस 3 दिन होटल के अंदर रहना है और ईमानदारी से रिव्यू देना है। ईरान मन ही मन सोचती है सोने के पैसे ये तो मेरा ड्रीम जॉब है, पर उसे ये नहीं पता कि ये 3 दिन मूचेन की जान लेने वाली है। इधर हम ईरान को देखते हैं। वो तो काफी खुश हो गई थी। वो बार-बार मूचेन की चापलूसी करने लगती है। तभी गलती से उसका पैर फिसलता है और वो मूचेन के ऊपर गिर जाती है। उन दोनों के दिल की धड़कनें काफी तेज धड़क रही थी। तभी मूचेन की नजर उसके गले के ऊपर पड़ती है। वो खुद को संभालते हुए कहता है मुझे माफ करना, मुझसे तुम्हारा केक खराब हो गया। ईरान जब होटल पहुंचती है तब उसे लग्जरी कार में लाया जाता है। उसे सबसे महंगा स्वीट दिया जाता है। उसे खुद के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। कल तक जो लड़की 60,000 रुपए के लिए रो रही थी, आज वो होटल के मालकिन बनी बैठी है। ईरान को ये मजा बहुत पसंद आता है। वो मूचेंग से कहती है 3 दिन बहुत कम है, इसे 7 दिन का करो। मूचेंग मना करने लगता है। तब ईरान छोटी छोटी कमियां निकालना शुरू कर देती है। वो हर बात में उसकी गलतियां निकालना शुरू कर देती है। वो कहती है ये चादर थोड़ी ज्यादा तिरछी है और ये पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा है। मूचेंग तंगा के कहता है ठीक है बहन 7 दिन तू रह ले, लेकिन मेरा सिर मत खा। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मूचेंग वहाँ से चला जाता है। मूचेंग के जाते ही ईरान के मजे स्टार्ट हो जाते हैं। वो बिस्तर में कूद के सो जाती है। तभी होटल स्टाफ ईरान के लिए सरप्राइज केक और रेड वाइन लेके आता है। ईरान को अपनी जिंदगी में पहली बार लगा चलो किसी ने तो उसकी जिंदगी को स्पेशल बनाया। उसके बाद ईरान अपनी बेस्ट फ्रेंड को ये सभी बात खुल के बताती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे आइडिया देती है कि इस मौके को मत गवाना, जितना हो सके उतना ज्यादा एंजॉय करना। अगली सुबह ईरान अपनी ड्यूटी स्टार्ट करती है। वो हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके कोने कोने की सफाई चेक करती है। बाथरूम के नल से लेके बेड के नीचे तक वो कुछ भी नहीं छोड़ती। वो एक एक कोने की तलाशी लेने लगती है। मूचेन की धड़कनें तेज है, कहीं ये लड़की फिर से कोई बवाल न कर दे। इधर मूचेन को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो लगभग फाइनल था वो उस बैड रिव्यू की वजह से अटक गया है। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अब मूचेन को ईरान की मदद चाहिए ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। इधर ईरान पूरे होटल की तलाशी लेते हुए थक जाती है, लेकिन उसे एक कोने में भी गंदगी का कोई निशान नहीं मिलता। वो थक हार के अपने बिस्तर पे सो जाती है। वो तो अपनी जिंदगी को आराम से एंजॉय कर रही थी और फ्री का खाना खा रही थी। तभी पीछे से हम मूचेन को देखते हैं जो उसकी हर हरकतों के ऊपर नजर रखे हुए थे। उसके बाद वही लड़की जिसे जॉब से निकाला गया था वो ईरान के पास आती है और अपना रोना धोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि दीदी मुझे बचा लो और मेरी नौकरी वापस दिलवा दो। उसके बाद मूचेंग ईचेन से मिलने के लिए अकेले एक कमरे में जाता है। उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया घूम रहा था। वो चाहता है कि ईरान उनके होटल की वर्ल्ड क्लास म्यूजिक रूम को एक्सपीरियंस करे, पर ईरान ने तो साफ मना कर दिया। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, म्यूजिक बजता है तो मुझे नींद आती है और मुझे सोने के लिए म्यूजिक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मूचेन का असिस्टेंट हार नहीं मानता। वो धीरे से ईरान को ये लालच देता है कि मूचेन खुद उसके साथ जाएगा। ईरान मन ही मन सोचती है चलो बोरियत में कोई कंपनी तो मिलेगी। आखिरकार वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। ईरान को उस रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की की याद आती है जिसे मूचेन ने निकाल दिया था। हालांकि वो लड़की थोड़ी बदतमीज थी, लेकिन ईरान का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है। वो खुद को होटल का भगवान समझने लगती है। वो मूचेन से कहती है उस बेचारी की नौकरी वापस दे दो वरना मेरे पुण्य कम हो जाएंगे। मूचेन पहले तो कड़क बॉस बनता है। वो कहता है उसने होटल का नाम डुबाया है, मैं उसे वापस तो नहीं ले सकता। लेकिन जब ईरान जिद पर अड़ जाती है तब मूचेन की कहाँ चलने वाली थी। हार मानकर उसे उस रिसेप्शनिस्ट को वापस काम पर रखना ही पड़ता है।
इधर ईरान की सहेली लेंग यूसुफ के साथ कुछ फिल्मी सीन हो जाता है। वो गलती से किसी मिस्टर लिन के गाड़ी में बैठ जाती है। अब इसे किस्मत का हो या फिर बेवकूफ़ी, दोनों के बीच में एक ऐसी गलतफहमी शुरू होती है जो आगे चल के एक बहुत बड़ा रायता फैलाने वाली है। मिस्टर लिन तो अपना सारा सामान लेकर उस गाड़ी में बैठ जाता है और लिन यूसुफ बाहर खड़ी होकर उसे कार से निकलने के लिए बोलती है। जैसे मिस्टर लिन को ये पता चलता है कि वो गलत गाड़ी में बैठ गया है, तभी वो कार से निकल जाता है और लिन यूसुफ बड़ी एटीट्यूड के साथ अपना सारा सामान लेकर उस कार को लात मार के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मुचेन और ईरान म्यूजिक सुनने के लिए पहुँचते हैं। म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है और जैसे कि उम्मीद थी, ईरान की आंखें झपकने लगती है। थोड़ी ही देर में अनजाने में उसका सिर मुचेन के कंधे में टिक जाता है। मुचेन बेचारा पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहता है और ईरान घोड़े बेचकर सो जाती है। जितनी बार मुचेन ईरान के सर को अपने कंधे से दूर ढकेलने की कोशिश कर रहा था, नींद के मारे बेचारे ईरान बार बार उसके कंधे में ही सो जा रही थी। बेचारा मुचेन थक हार के वहीं पे चुपचाप बैठा रहता है और ईरान घोड़े बेचकर सो जाती है। कॉन्सर्ट खत्म होता है और ईरान जाग जाती है। वो ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसने पूरा म्यूजिक को सुन लिया हो। वो अपनी याद के लिए एक फोटो खिंचवाती है। उसे क्या पता था ये फोटो आगे चल के उसकी और मुचेन की केमिस्ट्री का सबूत बनेगी। ईरान को सोते हुए देखने के बाद मुचेन को गुस्सा नहीं आता बल्कि एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि ना होटल में 2 प्राइवेट म्यूजिक हॉल बनाया जाए, एक उनके लिए जो म्यूजिक से प्यार करते हैं और दूसरा उनके लिए जो म्यूजिक सुनने के बाद सुकून की नींद लेते हैं। म्यूजिक सुनकर मुचेन को भूख लग जाती है। ईरान कहती है, चलो आज मैं तुम्हें असली खाना खिलाती हूँ। वो उसे शहर की सबसे मशहूर और पुरानी स्ट्रीट फूड की गली पर वो उसे ले जाती है। जैसे ही वो दोनों स्ट्रीट फूड की गली के अंदर पहुंचते हैं, हर एक ठेले वाला ईरान को ऐसे नमस्ते कहता है जैसे कि वो वहाँ की मेयर हो। किसी को उसने चटनी सुधारने की सलाह दी थी तो किसी को वो मसाला सुधारने की सलाह देती है। सबका धंधा उसकी वजह से चल रहा है। ईरान मुचेन को ऐसे ढाबे के अंदर ले जाती है जहाँ की दीवारें गिर रही है और वहाँ की खाने की खुशबू लाजवाब है। ईरान 2 प्लेट मोमोज ऑर्डर करती है। मुचेन पहले तो मना करने लगता है, पर जैसे ही पहला निवाला मुंह के अंदर जाता है उसकी बोलती बंद हो जाती है। खाते खाते ईरान इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि उसका फैमिली भी कभी एक बार एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाता था। वो जगह छोटी थी पर प्यार बहुत था। चेन होटल के आने के बाद उनका काम बंद हो गया। मुचेंग उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनता है। ईरान की कहानी सुनने के बाद मुचेंग ये फैसला करता है कि वो अपने 5 स्टार होटल में कुछ पर्सनल टच देगा। वो शेफ और गेस्ट के बीच इंटरेक्शन शुरू करवाता है। वो एक इंडियन शेफ को भी इनवाइट करता है ताकि असली मसालों के जादू चल सके। होटल पहुंचने के बाद ईरान ये देखती है कि एक सफाई करने वाली लड़की एक कोने में बैठ के चुपचाप रो रही थी। उसे पता चलता है कि वो लड़की ऑनलाइन से अपनी मॉम के लिए एक स्किन केयर क्रीम मंगवाई थी, जिससे उसकी माँ का चेहरा खराब हो गया और दुकानदार पैसे वापस नहीं दे रहा है। ईरान को गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़की को शांत करवाते हुए कहती है, चिंता मत करो बहन, मैं अब देखती हूँ उस दुकानदार को। इसी बीच वो स्टाफ रूम के बीच से गुजर रही थी, तभी वो सुनती है कि वो पुराने रिसेप्शनिस्ट फिर से उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी। वो बाकी एम्प्लॉय से ये कहती है, ईरान तो बैठ के फ्री का खाना खा रही है। ईरान बिना शोर मचाए स्टाफ रूम के अंदर चुपचाप घुसती है। रिसेप्शनिस्ट की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। ईरान क्या करती है, वो वही एलर्जी वाली क्रीम उठाती है और उस रिसेप्शनिस्ट के मुंह के ऊपर थोप देती है। वो कहती है, ले बहन अब तू भी फ्री का निखार ले ले। जैसे उसका क्रीम लगाना पूरा होता है, उस रिसेप्शनिस्ट का तो पूरा फेस रेड हो जाता है। वो सफाई करने वाली लड़की उस रिसेप्शनिस्ट का फोटो खींच लेती है और उसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। वो उस फोटो को ऑनलाइन में पोस्ट कर देती है। ईरान लिफ्ट के अंदर एक बुजुर्ग कर्मचारी का वेट करती है और उन्हें रिस्पेक्ट देती है, तभी एक बदतमीज गेस्ट उस लिफ्ट के अंदर आ जाती है। ईरान वहाँ भी अपनी झाड़ू जैसी जुबान का इस्तेमाल करते हुए उस गेस्ट को आईना दिखा देती है। वो बुजुर्ग बाद में उसके ऊपर काफी खुश होता है और उसे आशीर्वाद देता है। ईरान उस ग्रैंडपा की हेल्प करती है और वो उस ओल्ड मैन के सामान पहुंचाने में उसकी मदद भी करती है। इधर हम उसी रिसेप्शनिस्ट लड़की को देखते हैं जिसका चेहरा खराब हो गया था। वो गुस्से में आके बहुत सारा शराब पी रही थी। उसकी पोस्ट इंटरनेट में आग की तरह वायरल हो गई थी। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। इसकी कंप्लेंट वो मैनेजर से करती है, लेकिन मैनेजर कुछ नहीं बोलता, उल्टा उसके साथ शराब पीने लगता है। वो सफाई करने वाली लड़की ईरान के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है। ईरान अपनी दादी से मिलने के लिए ओल्ड एज होम जाती है। दादी की याददाश्त कमजोर है, वो उसे पहचान भी नहीं पाती, पर फिर भी चुपके से बचाए हुए वो अपने कुछ पैसे ईरान के हाथ पर थमा देती है।
ये देखकर ईरान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मूचेन दिन भर क्लाइंट के साथ महंगा खाना खा के थक गया है। रात को वो होटल के किचन में जाके एक साधारण बाउल नूडल्स खाता है। उसे एहसास होता है कि असली सुकून महंगी वाइन में नहीं बल्कि किसी की सादगी में है। ठीक ईरान की तरह उसे ईरान की याद आने लगती है। इधर हम मिस्टर लिंग को देखते हैं। वो सड़क में अकेला भटक रहा था। वो असल में ईरान के पुराने गेस्ट हाउस को खरीदने के लिए आया था। इधर हम ईरान को देखते हैं। वो नौकरी की तलाश में भटकते भटकते अपनी फैमिली की पुरानी बंद पड़ी हुई गेस्ट हाउस के सामने पहुंच जाती है। वो पुरानी यादों में खोई होती है। तभी पीछे से मूचेन की आवाज आती है। मूचेन वहाँ पे खड़ा था और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद ईरान के पैरों तले जमीन निकल गई। किस्मत से वो तीनों ही उस गेस्ट हाउस के अंदर थे। लेकिन मिस्टर लिंग ईरान को पीछे से देखता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ईरान अपनी फैमिली को याद करने लगती है। मूचेन की बातों को सुनने के बाद ईरान को बहुत बड़ा झटका लगता है। मूचेन जो कल तक ईरान को फूटी आंख नहीं सुहाता था, अचानक वो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। ईरान का मुंह खुला का खुला रह गया। पर ट्विस्ट ये था कि मूचेन कहता है कि होटल के फेस्टिवल में स्टाफ की कमी हो गई है, इसलिए उन्हें फेक कपल की जरूरत है, इसलिए स्टाफ की जगह उसे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ईरान ने मन ही मन सोचा, बेटा तुम मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। इधर हम मूचेन को देखते हैं। जैसे ही वो काम करने के लिए बैठा है, वो अपने आसपास बस ईरान का ही चेहरा देखता है। उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो अपना काम छोड़ के सोफे पे आराम करने के लिए बैठता है। लेकिन वहाँ पे भी उसे सुकून नहीं मिलता। वो वहाँ पे भी ईरान का चेहरा देखता है। तभी होटल की एक अमीर लड़की ये शिकायत करती है कि ईरान होटल का लिफ्ट क्यों यूज कर रही है। इस बात को लेकर मूचेन ने जब ईरान को टोका तब ईरान ने उसे वहीं पे धो दिया। उसने कहा कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है या फिर सब कुछ तुम्हारे रूल बुक में लिखा हुआ है। मूचेन बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाता है। ईरान ने मूचेन को सीधा पाखंडी बोल दिया। उसने कहा तुम होटल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो बल्कि दिखावा कर रहे हो। मूचेन गुस्से में कुछ बोल नहीं पाया, पर घर जाके उसे लगा शायद लड़की सही बोल रही थी। उसने रात को उसे फोन किया, पर ईरान ने बिजी स्लीपिंग बोल के फोन काट दिया। इधर मूचेन और लिंसू के बीच में डेंगू प्रोजेक्ट को लेकर जंग छिड़ी हुई है। डेंगू का एग्जीक्यूटिव लिंग यूनसियान काफी चालाक है। वो चाहता है कि ये दोनों आपस में भिड़े ताकि उसे ज्यादा फायदा मिले। लेकिन कहता है अंकल बिजनेस में तो सब जायज है। मूचेन ने क्लाइंट को लुभाने के लिए ओपन किचन इवेंट रखा। जैसे ही लेंगी को इस सब के बारे में पता चला, वो सीधा मूचेन के पास पहुंची और आंखों में आंखें डाल के ये बोली कि जीत तो मेरी ही होगी। तुम्हें अगर भरोसा नहीं है तो तुम लिख के ले लो, यहाँ की बॉस तो मैं ही बनूंगी। मूचेन को ये समझ में नहीं आता वो दोनों फ्रेंड है या फिर जानी दुश्मन। कहानी में थोड़ा सीरियस मोड़ आता है। एक बुजुर्ग गेस्ट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है और उन्हें दवाई चाहिए, पर होटल की पॉलिसी ये कहती है कि स्टाफ दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। मैनेजमेंट अपना हाथ खड़े कर देते हैं, पर ईरान वो तो एक अलग ही मिट्टी की बनी हुई इंसान है। जैसे ही ईरान ने हार्ट अटैक के बारे में सुना, उसका चेहरा उतर गया। उसे अपने पिता की याद आ गई, जिसे समय पर मेडिसिन ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वो बिना किसी की परवाह किए हुए होटल से बाहर दौड़ती है दवाई लेने के लिए। ईरान दवाई लेके भागते हुए आती है और उस बुजुर्ग आदमी को वो दवाई दे देती है। मूचेन उनसे छिपकर देख रहा था। उसे एहसास होता है जो काम उसके करोड़ों के होटल मैनेजमेंट ने नहीं कर पाया, वो इस अतरंगी लड़की ने कर दिखाया। होटल अबॉर्ड आने वाले हैं और जज लोग भेस बदल के होटल चेक करने के लिए आते हैं। होटल के एक स्टाफ जिसका नाम गुसिंडी है, वो फिर से मूचेन की गुड बुक में आने के लिए होटल के जज की सेवा करने का फैसला करती है। एक हैंडसम लड़का जिसका नाम यंग मास्टर लिन है, वो होटल आता है। गुसिंडी को लगता है कि यही जज है। वो उसकी इतनी ज्यादा खातिरदारी करती है कि लिन खुद कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर से लिन इतना ज्यादा ड्रेसिंग है कि होटल की सभी लड़कियां उसको देखने के बाद पिघल गई। ईरान को एक पजल बॉक्स मिलता है। स्टाफ कहते हैं किसी ने शायद उसके लिए भेजा होगा। उसे लगता है कि ये शायद मूचेन ने ही भेजा होगा। वो उसे ढूंढते हुए लॉन्ड्री रूम तक पहुंच जाती है। मूचेन लॉन्ड्री रूम में होता है। ईरान उसे उस पजल के बारे में पूछती है, पर मूचेन कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं भेजा। इसी बहस के बीच लॉन्ड्री रूम का दरवाजा खराब हो जाता है और दोनों कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं। फोन भी मूचेन के पास नहीं है। वो दोनों ही पैनिक कर जाते हैं। मूचेन ईरान के फोन से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, पर असिस्टेंट को लगता है कि ये जरूर कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई स्पैम कॉल है। वो बार बार फोन काट देता है। तभी अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। मूचेन की तो किस्मत ही खराब है। अंधेरा हो जाता है तो वो लोग मोमबत्तियां जलाते हैं। फिर भी अंधेरा कम नहीं हो रहा था। वो दोनों बार बार एक दूसरे से आपस में टक्कर खा रहे थे। ईरान को तो बहुत मजा आता है, पर मूचेन जो हमेशा से ही मखमली बिस्तर में पला बड़ा है,
उसे लॉन्ड्री रूम के बेसमेंट में बहुत डर लग रहा था। तभी गलती से मुचैन की आंखों में चोट लग जाती है। ईरान उसे ठीक करने के लिए उसके आंख में फूंक मारती है। माहौल रोमांटिक होने के बजाय उल्टा कॉमेडी हो जाता है। मुचैन कहने लगता है, पागल लड़की, यहाँ से हट जाओ, तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हालत है। दोनों पूरी रात वहीं पे गुजारते हैं। इधर हम मुचैन के असिस्टेंट को देखते हैं। वो बार बार अपने बॉस को कॉल लगा रहा था, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। रात बहुत हो गई थी, अब सोने का वक्त था। ईरान मोमबत्ती जलाती है और मुचैन कहीं से एक सफेद चादर का इंतजाम करता है। मुचैन को बहुत डर लग रहा था, जिसकी वजह से ईरान उसके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां जला देती है ताकि उसे डर थोड़ा कम लगे। लेकिन मुचैन को जमीन पर लेटना और बैठने की आदत नहीं थी। ईरान उसे गरीबों की गरीबी सिखाती है और वो उसे भूतिया कहानी सुनाने लगती है, जिसकी वजह से मुचैन को थोड़ा डर लगता है और वो उसके करीब आके बैठ जाता है। अगली सुबह जब सफाई कर्मचारी लॉन्ड्री रूम को खोलते हैं सफाई करने के लिए, वहाँ का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ईरान बड़े सुकून से मुचैन के हाथ पर सिर रख के सो रही थी। जब उसे होश आता है, वो वहाँ से भाग जाती है। पूरे होटल में ये खबर आग की तरह फैल गई। मुचैन बेचारा भी अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। पहली बात शुरू हुई कि दोनों के बीच में जरूर कोई चक्कर है। फिर बात आगे पहुंची कि उनकी शादी हो गई है और दोपहर तक ये खबर आई कि मुचैन के 2 जुड़वे बच्चे भी हैं। वहाँ का गॉसिप का लेवल ही थोड़ा अलग है। इधर बेचारा मुचैन शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रहा था। उसका मैनेजर उसके पास आके कहता है, बॉस, आप दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? मुचैन शर्माते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो। उल्टा वो उसे डांटता है कि कल रात से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम कहाँ पे थे? लेकिन फिर भी उसका मैनेजर उसके ऊपर शक कर रहा था, जिसकी वजह से गुस्से में आके मुचैन उसका टाई पकड़ लेता है। ईरान जब ये सुनती है कि मुचैन शादीशुदा है और उसके 2 जुड़वे बच्चे हैं, तो वो उसे घटिया इंसान समझने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अफवाह में उसकी बीवी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ईरान अब मुचैन को देखते ही रास्ता बदल देती है। उधर मुचैन मीटिंग में भी खोया खोया रहता है। उसे हर लड़की में ईरान दिखने लगती है। उसे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है ज्यादा काम करने की वजह से। वो देखता है कि ईरान उसके पास आके उसकी गोदी में बैठ गई है, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्ला देता है और सबको उसी की तरफ देखने लगते हैं। इधर ईरान को एक नई जॉब का इंटरव्यू कॉल आता है। वो तैयार होकर निकल रही होती है, लेकिन तभी मुचैन उसके सामने चला आता है। ईरान उसे देख के ऐसे इग्नोर करती है कि जैसे वो कोई एलियन हो। मुचैन बेचारा आई एम सॉरी भी नहीं बोल पाता। इधर हम लिन को देखते हैं, जो ईरान के ऊपर इंटरेस्टेड है। वो उसका कमरा नंबर ढूंढ रहा है। जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद ईरान गुस्से में वहाँ से आ रही थी। तभी लिन की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन तभी मुचैन अपनी कार लेके उसके सामने चला आता है। ईरान उसके कार में चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ईरान कार से उतर जाती है और ड्राइवर सीट में बैठ जाती है। वो कहती है, आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। गाड़ी चलाते हुए वो बस मुचैन को ताने मार रही थी। वो मुचैन को घटिया आदमी कह के बुलाती है। मुचैन सोच रहा है, आखिर मैंने किया क्या है। ईरान अपने इंटरव्यू की जगह पे पहुंच गई है और वो मुचैन से कहती है, चलो बेटा, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जैसे ही वो उतरने लगते हैं, उसका सीट बेल्ट अटक जाता है। मुचैन हीरो की तरह उसकी मदद करने के लिए आगे झुकता है। चेहरा पास आता है, धड़कनें तेज होती है। पर ये रोमांस था या फिर बेल्ट की जंग, ये तो ऊपर वाला ही जाने। इधर पार्किंग यार्ड में लेंग यूत्सु अपना स्वैग दिखा रही है। उसने अपनी कार को एक नहीं बल्कि 2 पार्किंग स्पेस को घेर करके खड़ी कर दी। जब यंग मास्टर लिन उसे टोकता है तो वो उसे ऐसे इग्नोर मारती है जैसे वो कोई आवारा कुत्ता हो। पार्किंग मेरी मर्जी मेरी, ये बोल के वो मटकते हुए वहाँ से निकल जाती है। ईरान कस्टमर सर्विस की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए पहुँचती है, पर वहाँ का माहौल देख के उसे दाल में कुछ काला लगता है। अभी नौकरी मिली नहीं, पर वो लोग कहते हैं कि मैडम पहले थोड़ी फीस जमा करवा दो। ईरान का पारा तो 7वें आसमान में चढ़ जाता है। उसने टेबल पर अपना हाथ मारा और उन्हें खड़ी खोटी सुना के वहाँ से चली आई। लेंग यीशु अपनी क्लाइंट मीटिंग के लिए जाती है, पर उसके क्लाइंट को देखने के बाद उसकी होश उड़ जाती है। जिस टेंग्यू कंपनी के पीछे वो अपना हाथ धो के पड़ी हुई थी, उसका बॉस तो मिस्टर लिन निकलता है, जिससे वो पार्किंग में बेइज्जत करके आई थी। अब यूसु का चेहरा देखने लायक था। यूसु गुस्से में उससे कहती है, बेटा जल्दी से इस पर साइन कर दे। लिन तो बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है, मैं तुम्हारे जैसे घटिया लड़की की कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। यूसु उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लिन बिल्कुल भी नहीं मानता। यूसु मन ही मन पछता रही थी। वो खुद से कहती है, मैंने तो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी। यूसु जब गुस्से में मीटिंग से बाहर आती है, तब उसे एक और सरप्राइज मिलता है।
उसकी कार को पुलिस उठा के ले गई क्योंकि उसने गलत पार्किंग की थी। मिस्टर लिंग उसकी ये हालत देखकर दूर से मुस्कुरा रहा था। इसे कहता है जैसी करनी वैसी भरनी। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंग यूनसो अपना सफेद बालों वाला विग पहन के फिर से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर ईरान के ऊपर पड़ती है। उसने अपने हाथों में 2 बियर की बोतल पकड़ी हुई थी। वो समझ जाती है कि उसकी फ्रेंड फिर से रिजेक्ट हो गई है। ईरान 2 बियर की बोतल वहीं पे रख के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे गूस इंडिया आ रही थी। तभी उसके सामने से मिस्टर लिन आ रहा था। मिस्टर लिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी गूस इंडी को हक करने वाला है। जैसे गूस इंडी उसे हक करने के लिए आगे बढ़ती है, मिस्टर लिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वो तो सीधा ईरान को हक करने के लिए जा रहा था। ईरान उसके सर पर थप्पड़ मारती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। पता चलता है कि ये दोनों बरसों पुराने दोस्त हैं। और हाँ, वो पहली वाला गिफ्ट मुचैन ने नहीं बल्कि लिन ने भेजा था। मुचैन तो बेचारा फालतू में ही सबके घेरे में आ गया था। ईरान लिन को बताती है कि वो इस होटल की मिस्ट्री गेस्ट है। वो कहती है अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं सीधा डायरेक्टर की क्लास लगा दूंगी। लिन को यह यकीन नहीं होता कि उसकी ये अतरंगी फ्रेंड इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। ईरान को जॉब के हिस्से के तौर पर एक सिंगल कॉकटेल पार्टी अटेंड करनी है। लिन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहता है तुम अकेले नहीं जाओगी। तो ईरान उसे ही अपना +1 बना के ले जाती है। लेंग यूसो मुचेन के पास जाके ये नाटक करती है कि वो टेंग्यू का प्रोजेक्ट छोड़ रही है और मुचेन उसे ले ले। मुचेन स्मार्ट है। वो समझ जाता है कि मिस लिन इसलिए पीछे हट रही है क्योंकि मिस्टर लिन ने उसे घास नहीं दी। वो कहता है बहन, क्लाइंट की मर्जी है, तुम्हारी नहीं। कॉकटेल पार्टी में जैसे लिंग यूसिया घुसता है, सारी लड़कियां उसके ऊपर टूट पड़ती है। 2 लालची लड़कियां उसके आगे पीछे चिपकने लगती है। लिन को डर लगने लगता है और वो बचने के लिए बार बार ईरान के पीछे छिपता है। लिन को एक जरूरी काम से बीच में ही जाना पड़ता है। लिन यूसिया उसे अपना नंबर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। ईरान तो मजे से अपना केक खा रही थी। तभी वो दोनों लड़कियां आके ईरान को परेशान करने लगती है। वो दोनों लड़कियां मिलकर ईरान को धक्का दे रही थी, जिसकी वजह से गलती से ईरान का केक उस ब्लैक ड्रेस पहनी हुई लड़की के जूते में पड़ जाता है। ईरान उस लड़की से माफी मांगते हुए उसके जूते पर लगी हुई केक को साफ करने लगती है, लेकिन वो घमंडी लड़की फिर भी नहीं मानती। वो लड़की रुकती नहीं बल्कि ईरान से कहती है कि वो अपने जीभ से उसके सैंडल को साफ करे। ईरान को अब आ जाता है बहुत गुस्सा। ईरान को दबाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। उसने एक ग्लास वाइन लिया और सीधा उन दोनों लड़कियों के महंगे ड्रेसेस पर डाल दिया। वो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई लड़की ईरान को थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन ईरान उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से उसकी ड्रेस के ऊपर वाइन गिरा देती है। जैसे ही वो ब्लैक ड्रेस पहनी हुई लड़की वाइन का ग्लास ढूंढ रही थी, सभी स्टाफ एक एक करके अपनी सभी वाइन को छुपा रहे थे। उसे एक ग्लास वाइन भी नहीं मिलती ईरान के ऊपर गिराने के लिए। तभी उसकी फ्रेंड उसे एक ग्लास वाइन ऑफर करती है और कहती है लो बहन, इसे इसके ऊपर डाल दो। जैसे ही वो लड़की ईरान के ऊपर वाइन डालने ही वाली थी, तभी ईरान को बचाने के लिए बीच में मुचैन चला आता है। पूरे हॉल में कोहराम मच गया। मुचैन की सफेद शर्ट और इज्जत वो दोनों ही गीली हो गई। ईरान टिश्यू लेके मुचैन का चेहरा को पोंछने लगती है, लेकिन मुचैन उसे मना करने लगता है। पर वो इतनी जोश के साथ पोंछती है कि मुचैन का चेहरे का कंसीलर साफ हो जाता है। अब उसके आंखों के नीचे के काले घेरे सबके सामने चमक रहे थे। मुचैन का मन किया कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। होटल की विलेन गूस इंडी को एक फोटो मिलती है जिसमें ईरान एक गेस्ट टिप ले रही थी। वो तुरंत मुचैन के पास पहुंचती है और आग लगाते हुए कहती है सर, ये लड़की तो हमारे होटल के नाम पे कलंक है। वो तो बस फ्री में बैठ के आपके पैसे बटोर रही है। मुचैन तो पहले से ही अपने डार्क सर्कल्स को लेके गुस्से में था। जैसे ही वो ये खबर सुनता है, वो तो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। जब ईरान सफाई देने के लिए आती है, तब वो उसके ऊपर चिल्लाता है ये कोई तुम्हारा पुश्तैनी गेस्ट हाउस नहीं है, ये एक 5 स्टार होटल है। वो उसे उसकी औकात दिखाने की कोशिश करता है, जिससे ईरान का दिल टूट जाता है। मुचैन उस फोटो को दिखाता है और वो गुस्से में आके ईरान को होटल से निकाल देता है। वो कहता है तुम्हें अब से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ मेरे होटल से। ईरान कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 7 दिनों का था। मुचैन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं जब चाहूँ मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद ईरान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मुचैन को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। ईरान अपना सूटकेस घसीटते हुए बाहर निकलती है। बाहर बारिश तो नहीं हो रही थी, पर माहौल एकदम इमोशनल फिल्म जैसा हो गया था। ईरान के जाने के बाद मुचैन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे याद आता है कि उसने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया था। होटल के स्टाफ से उससे ये पता चलता है कि फोटो में वो जिस आदमी की मदद कर रही थी, वो असल में बीमार था। वो उससे कोई टिप नहीं ले रही थी, बल्कि वो उसे दवाई खरीद के दी थी। वो सीधा अपनी कार निकालता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।
ईरान अपने ख्यालों में खोई हुई सड़क के बीचों बीच चल रही थी। पीछे से एक कार फुल रफ्तार में आ रही थी। मु चेंग दूर से ये देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। उसे लगता है आज तो ये लड़की गई। इससे पहले कि वो कार ईरान को टक्कर मारती, सही टाइम पे वहाँ पे लिन पहुँच जाता है और वो उसे एक हीरो की तरह बचा लेता है। दोनों सड़क किनारे चले आते हैं। मु चेन अपनी कार रोकता है पर वो आगे नहीं बढ़ पाता। मु चेन देखता है कि ईरान लिन के बाहों में है। उसे एहसास होता है कि उसने अपना मौका गवा दिया है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से वापस लौट जाता है। उसके बाद लिन ईरान को एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर ले आता है। ईरान बहुत दुखी है और अपने दुख को मिटाने के लिए वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा बदबूदार नूडल्स को खा रही थी। उसके सामने लिन बैठा था जिसकी नाक फटने के लिए तैयार थी। उससे ये बदबूदार नूडल्स की ये स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बेचारा खुशबू के नहीं बल्कि बदबू के मारे बेहोश होने वाला था। लिन उसे समझाता है, अरे पगली, नौकरी ही तो गई है, मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा। वो उसको सर को सहलाना जाता है लेकिन फिर वो रुक जाता है। ईरान कहती है, मैं अपनी नौकरी की वजह से नहीं रो रही हूँ बल्कि मैं अपने सपनों की वजह से रो रही हूँ। उसने पहली बार होटल इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था। जो उसके पापा के गेस्ट हाउस वाले सपने को पूरा करने का एक रास्ता था। उसे लगा कि अच्छी चीजें उसकी किस्मत में टिकती ही नहीं। इधर सुबह सुबह हमारा हीरो मु चेन जॉगिंग पे निकला है। मुंह से तो कहता है कि उसे ईरान की कोई परवाह नहीं है, पर पैर अपने आप उसी रास्ते पे मुड़ जाते हैं जहाँ पे वो दोनों एक साथ मिलते थे। दिल है कि मानता नहीं और दिमाग है कि ईगो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। रहने की कोई जगह नहीं थी तो ईरान रात गुजारने के लिए अपनी दादी की ओल्ड एज होम पे चली गई। सुबह नर्सों से बचने के लिए उसने ये बहाना किया, मैं तो बस अभी अभी यहाँ पे ताज़ा ताज़ा आई हूँ। दादी के साथ एक ही बिस्तर पे चिपक के सोना यही असली स्ट्रगल था उसके लिए। उसके बाद मु चेंग लिन के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है। जैसे ही मु चेंग देखता है कि ये वही लड़का है जो ईरान के साथ था, वो हाथ मिलाते समय लिन का हाथ ऐसे दबाता है कि जैसे वो कोई नींबू निचोड़ रहा हो। लिन भी कम नहीं था, उसने भी मुस्कुराहट के साथ पूरा जोर लगा दिया। लिन कहता है, मुझे तुम्हारा होटल पसंद है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। ईरान को वापस बुलाओ और अगले 3 सालों तक उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मुझे इनका ईगो जाग जाता है। वो कहता है, वो कोई सामान नहीं है जिसका सौदा मैं तुम्हारे साथ करूं। उसने उसे साफ मना तो कर दिया पर अब पछतावा शुरू हो जाता है। वही ओल्ड मैन जिसे ईरान ने दवाई ला के दी थी। जाते वक्त मु चेन के लिए एक गिफ्ट और दवाई छोड़ जाते हैं। वो लिखते हैं कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई है। मु चेन को झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने एक हीरे को पत्थर समझ के फेंक दिया था। मु चेन सीधा होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, जिसे देखने के बाद उसे बहुत रिग्रेट फील होता है। वो डायरेक्ट ईरान को कॉल करता है। ईरान उसकी कॉल को काट देती है। इधर हम ईरान को देखते हैं। वो एक टाइम में बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब करती है। पहले वो फूलों की दुकान में काम करती है लेकिन उसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो दूसरी नौकरी की तलाश में जाती है लेकिन उसे वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन ईरान हार नहीं मानती। फिर वो ड्राइवर का जॉब करती है लेकिन वहाँ पे एक नशेड़ी आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से वो उस आदमी को खड़ी खोटी सुना के वहाँ से चली जाती है। उसकी किस्मत ऐसी है कि उसे हर जगह से धक्के मिल रहे हैं। जब उसकी दादी उसे कॉल करती है तब वो उसे झूठ बोल देती है कि अरे दादी, मेरा बॉस इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो हर रोज़ मुझे रेस्टोरेंट पे खाना खिलाता है। तभी वो देखती है कि एक आदमी अपना बचा हुआ खाने को डस्टबिन में फेंकने वाला था। तभी वो दौड़ के जाती है और उस आदमी से उस खाने को मांग लेती है। उसकी गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं था। उस आदमी को उसके ऊपर दया आता है। वो अपना सारा खाना उसे दे देता है। वो आराम से बैठ के खाना खा रही थी। वो कहती है, चलो आजा, इसका जुगाड़ तो हो गया। इधर हम मु चेन को देखते हैं। उसके गले से खाने का एक भी निवाला नहीं जा रहा था। उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। फिर अगले दिन हम ईरान को देखते हैं। उसे एक कैफे में कॉफी सैंपल बांटने का नौकरी मिलती है। पहले तो कोई नहीं आ रहा था, फिर अचानक बहुत सारी लड़कियां आके उसकी कॉफी को खरीद रही थी। उसकी सभी कॉफियां बिक जाती है। ईरान खुश हो जाती है, पर उसे पता चलता है कि ये भीड़ किसी और ने नहीं बल्कि मु चेन ने पैसे दे के भेजी थी। ईरान देखते है कि सभी लोग उसका कॉफी खरीद के डायरेक्ट एक कार के सामने जाते हैं। उस कार के अंदर मु चेन था। वो सभी लोग अपनी खरीदी हुई कॉफी के सैंपल मु चेन को दे देते हैं और बदले में उससे पैसे ले लेते हैं। ईरान का पारा चढ़ जाता है और वो मु चेन के पास आके उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे फेंकोगे और मैं तुम्हारे पैसों के ऊपर नाचूंगी? मुझे तुम्हारी कोई चैरिटी नहीं चाहिए। मु चेन बेचारा उसकी मदद करना चाहता था पर तरीका फिर से गलत हो गया। शाम को ईरान अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। युनसु भी अपनी लाइफ में धक्के खा रही थी पर उसका जज्बा कायम है। वो कहती है, जब तक हम वो कर रहे हैं जिससे हमें प्यार है तब तक हर ठोकर मंजूर है। उन दोनों को अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा ठोकरें मिलती है फिर भी वो लोग सुधरते नहीं।
उसकी फ्रेंड उसे हौसला देके वहाँ से चली जाती है। तभी मुचेंग उस कैफे के अंदर आता है। वो चुपचाप अपनी टेबल पे बैठ जाता है और उसे सबसे ज़्यादा महंगी कॉफ़ी ऑर्डर करवाता है। तभी वो देखता है कि कैफे का मालिक ईरान के साथ बदतमीजी कर रहा है। मुचेंग का कंट्रोल खत्म हो जाता है। उसने खींच के मालिक के गालों पे एक तमाचा मार दिया। पूरे कैफे में सन्नाटा छा जाता है। कैफे का मालिक कहता है, अब तो मैं इस लड़की का महीने भर का सैलरी नहीं दूंगा। मुचेंग अपना बटुआ निकालता है और सारे पैसे फेंक के ईरान का हाथ पकड़ के उसे एक हीरो की तरह वहाँ से ले जाता है। ये सीन एकदम बॉलीवुड स्टाइल था। मुचेंग बड़े प्यार से ईरान को फिर से होटल ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो कहता है कस्टमर सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि वो सुकून चाहते हैं जो सुकून तुमने उन्हें दिया। पर ईरान वापस जाने से साफ मना कर देती है। ईरान को लगता है कि मुचेंग ये सब बस दिखावे के लिए कर रहा है। वो मुड़कर चली जाती है और मुचेंग भी वहाँ से मुड़कर चला जाता है। ईरान पीछे मुड़कर देखती है और बड़बड़ाने लगती है। वो कहती है, अजीब आदमी है, थोड़ा और ज़्यादा मना लेता तो मैं मान जाती। ईरान उदास होकर बस में से जा रही थी। अचानक वो खिड़की से बाहर देखती है और उसकी हंसी छूट जाती है। मुचेंग अपनी कार के छत के ऊपर खड़ा है और हाथ में एक बहुत बड़ा बोर्ड पकड़ा हुआ है जिसमें लिखा है, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। सड़क के सभी लोग मुचेंग को देख रहे थे। एक बड़े 5 स्टार होटल का डायरेक्टर की इज्जत का तमाशा बन रहा था। ईरान अपना सिर झुका लेती है और धीरे से बोलती है, पागल कहीं का। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि बर्फ अब पिघल रही है। होटल की फाइनेंशियल हालत खराब हो रही है। मिस्टर लिन को लगता है कि ये सही मौका है होटल को टेक ओवर करने का। वो लेंग यूसी के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचता है ताकि होटल पर कब्जा किया जा सके। लिन फिर से यह शर्त रखता है कि मैं तभी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा जब ईरान वापस इस होटल पर आएगी। उसे लगता है कि मुचेंग कभी उसे वापस नहीं ला पाएगा। पर तभी उसे खबर मिलती है कि ईरान पहले ही वो होटल ज्वाइन कर चुकी है। इधर हम होटल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बुजुर्ग गेस्ट पागल हो गए थे। वो सबके साथ मारपीट कर रहे थे। कोई भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। तभी पीछे से एक कड़क आवाज आती है। सब कोई अपनी आंखें फाड़ के देखने लगते हैं। वहाँ पे ईरान आती है। वो होटल की एक परमानेंट एम्प्लॉय बन गई थी। सब उसे देख के खुश हो जाते हैं। ईरान उस बुजुर्ग आदमी के सर पर एप्पल से मारती है। वो आदमी वहीं पे बेहोश हो जाता है। हम लिंग को देखते हैं। वो क्वानियन होटल पहुंचता है। उसे तो अपनी कही हुई बातों के ऊपर बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि मुझे न सच में अब ईरान को वापस ले आया था। फिर भी वो अपना एटीट्यूड कम नहीं करता। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे पूरी दुनिया उसकी जेब में हो। लिंसू ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन करवा लिया था। वो मुझे इनके पास आके बड़े एटीट्यूड के साथ कहती है, देख बेटा मैं तुमसे आगे निकल गई। जलन के मारे मुचेंग वहाँ से चला जाता है। लिंसू अपनी जीत की जश्न मना रही थी तभी उसकी नजर मिस्टर लिन के ऊपर पड़ती है। उसे देखते ही लिंसू का चेहरा ऐसा हरा पीला हो गया जैसे कि उसे किसी ने करेले का जूस पिला दिया होगा। इधर हम होटल का सीन देखते हैं। वहाँ पे तो कुछ और ही तमाशा चल रहा था। एक गेस्ट का ताज़ा तलाक हुआ था। भाई साहब को ये लगता है कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। वो बालकनी में खड़ा होकर रो धो रहा था और कहता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। पूरा होटल का स्टाफ परेशान हो जाता है और नीचे भीड़ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। तभी हमारी हीरोइन ईरान मैदान में उतरती है। उसने देखा कि ये प्यार का मारा ऐसे नहीं मानेगा तो उसने अपनी एक्टिंग की दुकान खोल दी। वो भी जोर जोर से रोने लगी और उस आदमी के पास जाके अपनी झूठी कहानी सुनाने लगी। ईरान उस आदमी के हाथ से वाइन का बोतल लेके पीने लगती है और कहती है, मैं अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहती, भाई मुझे भी तू अपने साथ ले चल। वो रोते हुए कहती है, भाई साहब आपका तो सिर्फ तलाक हुआ है, अब मेरी हालत देखिए। मुझे तो शादी वाले दिन ये पता चला कि मेरा होने वाला पति पहले से ही शादीशुदा है और उसके पहले से ही 2 जुड़वे बच्चे हैं। ये सुनने के बाद वो बंदा चुप कर जाता है और वो मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। वो कहता है, अरे बाप रे, इतना बुरा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। ईरान की इस ऑस्कर लेवल एक्टिंग को देखने के बाद वो आदमी नीचे उतर जाता है। आदमी की जान तो बच गई लेकिन तभी वहाँ पे मुचेंग आता है और उसे ये सब देखने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो राहत महसूस करने के बजाय ईरान के ऊपर बरस पड़ा। वो कहने लगा, ये सब क्या तरीका है, ये तो पूरा पागलपन है, होटल में ऐसा तमाशा कौन करता है। उसकी डांट सुनने के बाद ईरान उदास होकर एक कोने में जाके बैठ जाती है। तभी उसके पास मिस्टर लिन आता है और वो उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ पगली। ईरान अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, मुझे यहाँ का बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ हमेशा मैं गलत साबित होती हूँ। वो मिस्टर लिन के सामने मुझे इनकी बुराई कर रही थी। वो उसे खरी खोटी सुनाई जाती है। मिस्टर लिन तो उसकी हरकतों के ऊपर हंस रहे थे।
उसके बाद ईरान को ऑफिशियली हाउसकीपिंग का काम में रख लिया गया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि उसके काम के सहकर्मी उसे सच में धोखा खाई हुई अबला नारी समझने लगे। सबको लगा कि बेचारी को प्यार में धोखा मिला है और बेचारी के साथ शादी में बहुत बुरा हुआ है। होटल का पूरा स्टाफ अब ईरान को प्यार और हमदर्दी भरी नजरों से देखने लगा। कोई उसे एक्स्ट्रा खाना दे रहा है तो कोई उसे सांत्वना दे रहा है। ईरान का तो मूड खराब हो जाता है। वो कहती है, भाई मैं तो बस जान बचा रही थी, यहाँ तो सच में सबने मुझे लुटी फुटी अबला नारी मान लिया। इधर मुचैन के दिमाग में ईरान की कही हुई वो झूठी कहानी बस गई थी। उसने सोचा कि ईरान का लीले नाम का जरूर कोई एक्स पति होगा जिसने उसे धोखा दिया। जब मुचैन ईरान से इस बारे में पूछता है तब ईरान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगती है और कहने लगती है, भाई क्या तुम्हारा दिमाग पागल है? वो तो बस एक कहानी थी, मैंने तो उसे बुद्धू बनाने के लिए झूठ कहा था। मुचैन ने ईरान से कहा कि कल से तुम्हारी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। उसने ये साफ कह दिया कि जब तक तुम टेस्ट में पास नहीं करोगी तब तक तुम्हें पक्की नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब ईरान के लिए अब असली स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला था। मुचैन ने ईरान के रहने के लिए होटल का सबसे आलीशान कमरा बुक किया। कमरा काफी बढ़िया था और उसमें रोशनी भी अच्छी तरह से आ रही थी। जैसे ईरान कमरा देखती है वो कहती है, चलो कम से कम रहने का जुगाड़ तो क्लासी हुआ है। ईरान काफी एक्साइटेड होकर खिड़की खोल के बाहर का नजारा देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गलती से उसकी उंगली में चोट लग जाती है। तभी मुचैन घबराते हुए वहाँ पे आता है और उसकी चोट को साफ करके उसके ऊपर बैंडेज लगाता है। लेकिन उसने लाइफ में कभी भी बैंडेज नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो बार बार गलतियां कर रहा था। उसकी इन हरकतों को देखने के बाद ईरान को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन उसे गालियां बक रही थी। लेकिन मुचैन ईरान को देख के मुस्कुरा देता है और वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो आसमान में आतिशबाजी हो रही है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे ईरान आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी गुसिंडी उसे कॉल करती है और कहती है, तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है। ईरान चीखते हुए कहती है, इतनी सुबह सुबह कौन ट्रेनिंग में जाता है? ईरान रेडी होकर अपनी ट्रेनिंग के लिए आती है। तभी वो देखती है कि एक बहुत ही गुस्सैल मिजाज की औरत वहीं पे बैठी हुई थी। ये लेडी इतनी कड़क थी कि उनके सामने मुस्कुराना भी क्राइम लगता था। उसका नाम सिस्टर मिन था। सिस्टर मिन का सीधा रूल था, जो पास होगा वही टिक पाएगा, बाकी सबको मैं लात मार के यहाँ से निकाल दूंगी। ईरान के लिए क्या ये सब कम था, ऊपर से मुचैन उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। उसने ईरान से ये कहा कि उसे हर रात 8 बजे उसके ऑफिस में आकर टेस्ट देना पड़ेगा। अब दिन भर काम करो और रात भर बॉस की डांट सुनो। ईरान बेचारी अब करे तो क्या करे, मजबूरी का नाम मुचैन। बेचारे ईरान को मुचैन सही से खाना भी नहीं खाने देता। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती है, मुचैन कबाब में हड्डी बनते हुए उसके पास टेस्ट का पेपर लेके चला आता है। बेचारी भूखी रह जाती है। मुचैन उससे इंग्लिश में सवाल पूछता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती। मुचैन उसका मजाक उड़ाने लगता है। ईरान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ टेबल पर जोर से मारती है और जूस पीकर अपना खाना लेकर वहां से चली जाती है। पढ़ते पढ़ते बेचारी ईरान इतना ज्यादा थक जाती है कि उसे नींद में भी डरावने सपने आने लगते हैं। वो सपने में देखती है कि मुचैन उसका क्लास टीचर बना है और वो अपने हाथ में डंडा लेकर उसे टॉर्चर कर रहा है। वो अपना सनग्लास हटाता है और उसे आईना दिखाता है और कहता है, देखो मेरे डार्क सर्कल गायब हो गए हैं। अपना फेस मिरर में देखने के बाद ईरान जोर से चीखने लगती है। वो जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है, अरे बाप रे, मैं तो भूतनी बन गई। इसके साथ ही वो नींद से जाग जाती है। इसी बीच लेंगी उस होटल के फंडिंग के लिए बेस्टमैन कंपनी के पास जाती है। लेकिन वहां जाके उसे पता चला कि इस कंपनी का असली बॉस और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लिन है। ये सुनने के बाद उसे जोर का झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, हाय रे मेरी किस्मत में जहाँ भी जाती हूँ ये पनौती मेरा पीछा नहीं छोड़ता। वो कहती है, मेरा हमेशा उसके सामने पोपट हो जाता है। वो जैसे जैसे करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है, मिस्टर लिन का असिस्टेंट दीवार के पीछे से मिस्टर लिन से बात कर रहा था। हमें पता चलता है ये सब इन दोनों का प्लान था ताकि ये दोनों मिलकर होटल के ऊपर कब्जा कर सके। इधर ईरान को इंग्लिश के अलावा सब कुछ समझ में आ रहा था। वो कभी परेशान हो जाती है। वो खुद से कहती है, मैं अब विदेशी मेहमानों के साथ बात कैसे करूं? उसने गुसिंडी से मदद मांगी। गुसिंडी ने उसे कुछ जुगाड़ू इंग्लिश वर्ड सिखा दिया, जो वर्ड हर जगह पे काम आती है। अब से जब भी ईरान किसी विदेशी मेहमान से मिलती है, वो अपनी रटी रटाई इंग्लिश बोल देती है। मेहमान खुश और ईरान का काम भी निकल गया। उसके बाद रात को मुचैन ईरान के कमरे में आता है। ईरान उसकी काफी खातिरदारी करने लगती है। वो उसे बैठने के लिए कुर्सी देती है और पीने के लिए चाय भी देती है। मुचैन को शक होता है और कहता है, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया है ना? ईरान मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं मालिक, आप मेरे भगवान हैं। उसे उसकी दी हुई चाय हजम नहीं होती। मुचैन ईरान का टेस्ट लेता है और ईरान हर टेस्ट में पास कर जाती है। मुचैन को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उसे वहां से भगा देता है।
वो झूठ कह देता है और कहता है तुमसे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद हम ईरान को देखते हैं। वो दिन रात एक करके मेहनत करती है और पढ़ाई करने की जगह बस रट्टा मारती है। ईरान सीधा गुसिंडे के पास चली जाती है। गुसिंडे उसे मुस्कुराने का अलग अलग तरीका सिखा रही थी। 2 दिन बाद मुचेन ने ईरान का टेस्ट लिया और हर चीजों में वो उसकी कमियां निकालने लगा। वो गुस्सा होकर उससे कहता है जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बस बिस्तर तैयार करो। तुमसे बिस्तर तैयार करने के अलावा और कोई काम ठीक से नहीं होगा। मैं हर रात तुम्हें चेक करने के लिए आऊंगा। पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिस्तर तैयार कैसे करते हैं वो सीखने जाती है। उसकी फ्रेंड उसे मदद करती है सीखने में, लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक कपल का छोड़ा हुआ डर्टी नोट मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कुछ और ही समझ लेती है। भोली ईरान तो बिस्तर तैयार करने का मतलब कुछ और ही समझ लेती है। उसे लगता है कि मुचेन उसके साथ सोना चाहता है। ईरान रोज की तरह अपने काम पर निकल जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक फॉरेनर से होती है। ईरान को देखते ही फॉरेनर को उससे पहली नजर का प्यार हो गया था। वो लड़का तो अपना प्यार का इजहार कर देता है ईरान के सामने, लेकिन ईरान को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो उसके हाँ में हाँ बोले जा रही थी। वो लड़का कहता है यंग लेडी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी डेट पर? ईरान तो जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे मुचेन चला आता है और वो उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और ईरान का कॉलर पकड़ के उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। ईरान को बहुत गुस्सा आता है और वो शाम को अपने बेस्ट फ्रेंड लिन्यूसी से मिलने जाती है। ईरान को ऐसे दुखी देखने के बाद लिन्यूसी उसे एक अच्छी जॉब की ऑफर देती है। उसने कहा बहन ये झाड़ू पोछा छोड़ो, मैं तुम्हें बढ़िया काम दिलाती हूँ। लेकिन हमारी ईरान भी काफी जिद्दी थी, उसने साफ मना कर दिया। वो कहती है मैं उस मैनेजर के बच्चे को ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ईरान गुस्से में आके ये सोचती है आज तो वो मुचेन का पर्दाफाश करके ही रहेगी। शाम को ईरान नहा धो के अपने ऊपर परफ्यूम लगा के मुचेन का वेट कर रही थी। वो तो उसे बस सिड्यूस करना चाह रही थी। वो अपने बालों को सहलाते हुए कहती है हाय मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, कहीं मुझे किसी की नजर ना लग जाए। वो अपनी ड्रेस पहनती है और बेड पर लेट जाती है। ये सोचकर जैसे ही मुचेन वहाँ पे आएगा वो उसे रंगे हाथों पकड़ेगी, पर अंदर ही अंदर वो थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड भी थी। बहुत देर हो गया था, मुचेन नहीं आ रहा था, इसलिए ईरान से कॉल करके अपने पास बुलाती है। काफी देर बाद जब मुचेन कमरे में आया तब उसे लगा कि शायद कमरे में कोई भूत है। उसने देखा कि ईरान अजीबोगरीब हालत में बेड पर लेटी हुई है। ईरान तो उसे रिझाने के लिए अजीबोगरीब पोज बना रही थी। मुचेन तो बुरी तरह से कंफ्यूज हो गया। ईरान ने आओ देखा ना था, उसके ऊपर डायरेक्ट छलांग लगा दी। ईरान उसके पास जाती है और उसे सिड्यूस करते हुए उसके ब्लेजर को खोलती है। दोनों आपस में भिड़ गए और लड़ते लड़ते फ्लोर पर गिर गए। मुचेन की कमर में चोट लग जाती है। वो दोनों जमीन पे पड़े हुए एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। वो जोर से चिल्लाने लगता है। पिछली रात को जो बिस्तर वाली कुश्ती हुई थी, जिसकी वजह से अगली सुबह मुचेन का फेस गुस्से से लाल पीला हो गया था। वो सोच रहा है ये लड़की पागल है या फिर महापागल। उन दोनों को ये गलतफहमी हो जाती है। मुचेन को लगता है कि ईरान उसके साथ कुछ गलत करना चाह रही थी और ईरान को लगता है कि मुचेन उसका फायदा उठाना चाह रहा था। मुझे चिल्लाते हुए कहता है अरे ओ मैडम, हाउसकीपिंग का मतलब बिस्तर पे लेटना नहीं बल्कि बिस्तर को सजाना है। मुचेन ने ना आँव देखा ना था, उसने सीधा सावलो को बुलाया और कहने लगा तुम इस नमूनी को समझाओ कि होटल में काम कैसा होता है। उसने ये साफ कर दिया कि कल वो उन दोनों की जांच करने के लिए वहाँ पे आएगा। सिर्फ यही नहीं, उसने ईरान को एक और अजीब काम दे दिया। होटल के सामने जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी होती है उन सब की जानकारी वो उसे याद वर्ल्ड बिगड़ गया था। इधर हम लिंग्यूसू को देखते हैं। वो काफी गुस्से में थी। उसे पता चला कि मुचेन का होटल 3 दिन बाद बहुत बड़ा पार्टी देने वाला है। अपने राइवल के सक्सेस को देखने के बाद विलेन को जलन ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने सोचा अगर मुचेन की पार्टी हिट हो गई तो मेरा क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पार्टी एक दिन पहले रख दी। वो कहती है अगर तुम डालों में चलते हो तो मैं पत्तों के अंदर चलती हूँ। इधर हम ईरान को देखते हैं। वो हार नहीं मानती। उसने गाड़ियों का नंबर, मॉडल और रंगों का ऐसा रट्टा मारा कि खुद सिस्टर मिन ही हैरान हो गई। सिस्टर मिन ने कहा लड़की में दम तो है, लेकिन जब पक्की नौकरी की बात आई तब मुचेन भाई साहब ने फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। वो बस उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहा था। मुचेन तो उस रात की घटना को बार बार याद करके शर्मा रहा था। ईरान का पारा तो चढ़ गया। वो सबके सामने चिल्लाते हुए कहती है ये मुचेन का बच्चा खुद को समझता क्या है? क्या ये होटल उसका खानदान का है जो वो इतना रोप झाड़ रहा है? तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया और वो कहने लगा मैडम ये होटल सच में इसी का खानदान का है। ये सुनते ही ईरान का चेहरा देखने लायक था। वहाँ पे एकदम मोए मोए वाला सीन हो जाता है। मुचेन ने अचानक ईरान को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा
तुम्हें शाम को मेरे साथ पार्टी पर जाना है। ईरान कहती है तुमने मुझे ही क्यों चुना। मुचैन कहता है क्योंकि होटल के बाकी मेंबर को सबको ही जानते हैं, बस तुम ही वो अनजान शक्ल हो जो चुपके से जासूसी कर सकती है। मुचैन ने उसे एक चमकदार रेड कलर का गाउन थमा दिया और उसके साथ उसे पहनने के लिए ऊंची हील भी दिया। ईरान ने अपना सुंदर सा गाउन तो पहन लिया, लेकिन उसके साथ उसे मिल गई ऊंची हील। अब जिसे चप्पल पहनने की आदत हो वो हील पहन के ऐसी घूम रही थी जैसे कोई बत्तख बर्फ में फिसल रहा हो। उसने मुचैन को रिपोर्ट देना स्टार्ट किया, लेकिन वो हर एक छोटी बड़ी बात को उसे मैसेज करके बताती है। सर, यहाँ का खाना अच्छा है। सर, यहाँ का पर्दा नीला है। यहाँ की वाइन बहुत टेस्टी है। उसकी इतने सारी तस्वीरों को देखने के बाद मुचैन का सिर चकराने लगा। इवेंट में पहुंचते ही ईरान का ध्यान जासूसी से ज्यादा फ्री का स्नैक्स के पीछे चला गया। वो देखते ही बहुत सारी भीड़ फ्री का खाना ले रही थी। वो भीड़ के अंदर से घुस के खाना लेके चली आती है। तभी उसकी मुलाकात मिस्टर लिन से होती है। मिस्टर लिन वहाँ पे लिंग यूसू से निपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ईरान के ऊपर पड़ी वो सब कुछ भूल गया। पर अगले ही पल ईरान भीड़ में गायब हो गई। तभी अचानक मुचैन को ईरान का कॉल आया। बैकग्राउंड में बहुत शोर और चीखने की आवाजें आ रही थी। मुचैन घबरा गया। उसे लगा कि उसकी हीरोइन जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। वो अपनी सारी अकड़ छोड़ के सीधा इवेंट की तरफ भागा। उसे लगा शायद कोई गुंडे उसे उठा ले गए होंगे। जब मुचैन ईरान के पास जाता है वो देखता है ईरान किसी मुसीबत में नहीं है, बल्कि एक कोने में बैठकर अपने सैंडल उतार के अपने पैरों को सहला रही थी। उसकी हील्स ने उसके पैरों का कचरा कर दिया था। मुचैन एक जेंटलमैन की तरह उसके पास आता है और बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे सैंडल पहना देता है। ईरान उसे थैंक्स कहने के बजाय उसके साथ झगड़ के वहाँ से चली जाती है। जाते समय ईरान की टक्कर लिन यूसू से हो जाती है। मुचैन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वहाँ पे लिन यूसू चली आती है। जैसे ही लिन यूसू ने ईरान और मुचैन को एक साथ देखा, मुचैन तुरंत सफाई देने लगा। वो कहने लगा, मैं इसे यहाँ पे नहीं लाया हूँ। मुचैन बस उसे ये दिखाना चाहता था कि वो ईरान के पीछे पागल नहीं है, लेकिन लिन यूसू उसे ताने मारती है। इधर ईरान को लगा कि मुचैन उसे सबके सामने नीचा दिखा रहा है, इसलिए उसने ये जिद पकड़ ली कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। पार्टी में एक गेम स्टार्ट होता है जहाँ पे सभी कपल को एक साथ हिस्सा लेना था। ईरान ने बदला लेने के लिए मिस्टर लिन का हाथ पकड़ा और वो उसे स्टेज के ऊपर खींच के ले गई। मुचैन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी बेशरम बन के स्टेज के ऊपर चल गया। उसने ईरान से ये कहा कि अपने बॉस को छोड़ के दूसरे के साथ टीम अप करोगी। बेचारे ईरान तो मिडिल में फंस गई थी। एक तरफ है उसका बचपन का दोस्त और दूसरी तरफ है उसका बॉस। दोनों लड़के मिलकर ईरान का हाथ पकड़ के खींच रहे थे। ईरान गुस्सा होकर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों लड़के ही ईरान को अपनी तरफ खींच रहे थे। ईरान मिस्टर लिन का हाथ छोड़ देती है और वो मुचैन की टीम में चली जाती है। इस स्टेज का माहौल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। एक तरफ ईरान और मुचैन की टॉम एंड जेरी वाली टीम थी और दूसरी तरफ मिस्टर लिंग और लिंग यूसू की बेजोड़ जोड़ी थी। चारों ने स्टेज के ऊपर ऐसे कारनामे किए जिसे देखने के बाद पब्लिक हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कंपटीशन कम कॉमेडी ज्यादा लग रही थी। दोनों लड़के अपनी आंखों में पट्टी बांध के एक दूसरे को पीट रहे थे। गेम खत्म होने के बाद सब लोग एक साथ डिनर करने के लिए बैठे। यहाँ दोनों लड़कों के बीच में असली कोल्ड वॉर शुरू हुई। मिस्टर लिन और मुचैन इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि मुचैन के प्लेट में खाना सबसे पहले कौन डालेगा। मुचैन ने एक पीस डाला तो लिंग ने उससे ज्यादा पीस डाला। बेचारी ईरान का प्लेट पहाड़ बन गया था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले खाना खाए या फिर इन दोनों का तमाशा देखे। मुचैन ने जोश में आके बहुत सारा तीखा खाना खा लिया। उसे मिर्च लगने लगी और उसे पसीना आने लगा। पसीने की वजह से उसका मेकअप उतर गया और उसके आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। ईरान ने तुरंत टोक दिया और कहने लगी, अरे सर, आपकी आंखें तो बिल्कुल पांडा जैसी दिख रही है। बेइज्जती से बचने के लिए मुचैन और ईरान वहाँ से भाग गए। कार के अंदर बैठ के ईरान धीरे से मुचैन का मेकअप ठीक कर रही थी। उस पल में उन दोनों के बीच की नफरत थोड़ी कम हुई और माहौल थोड़ा ज्यादा रोमांटिक हो गया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे और नर्वस हो रहे थे। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, उनके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। वो दोनों एक साथ कहने लगे, यहाँ पे कितनी गर्मी है। ईरान ने मुचैन की लग्जरी कार में जाने से मना कर दिया। उसने जिद की कि वो बस से जाएगी। मुचैन जिसे भीड़ भाड़ से नफरत थी, उसे भी बस में चढ़ना पड़ा। भाई साहब ने जिंदगी में कभी भी बस में ट्रेवल नहीं किया था। जैसे ही बस में झटका आता है, मुचैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाला था, लेकिन तभी ईरान उसे एक हीरो की तरह पकड़ लेती है। मुचैन पहली बार ईरान की आंखों में खो जाता है। जब उसे एहसास होता है, वो उससे दूर हट जाता है।
सफ़र के दौरान ईरान ने उसे अपना एक ईयरफोन गाना सुनने के लिए दिया। मुचेन कहता है मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है, लेकिन ईरान ज़बरदस्ती उसे गाना सुनाने लगती है। मुचेन मुस्कुराने लगता है। गाना सुनते सुनते दोनों को पता ही नहीं चला उन्हें कब नींद आ गई। मुचेन तो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा था। जैसे उसका सर बस की विंडो से टकराने वाला था, तभी ईरान अपना हाथ विंडो के आगे रख देती है ताकि मुचेन को चोट न लगे। मुचेन ये देख के मुस्कुराने लगता है वो और खुद धक्का देके उसे वहाँ से ले जाने लगा। एक बड़ा सीईओ सड़क पर ठेला धक्का दे रहा था। ये नज़ारा सच में देखने लायक था। इधर हम लिंसू और मिस्टर लिन को देखते हैं। वो दोनों उदास होकर शराब पीने लगते हैं। अगली सुबह जब लिंसू की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पाँव को रस्सी से बांध दिया गया था। तभी मिस्टर लिन वहाँ पे आता है और उसके हाथ पाँव को खोलने लगता है। लिंसू गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की। मिस्टर लिन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे हाथ पाँव को बांध दिया था। लिंसू ये सुनने के बाद शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन होटल में एक बहुत बड़ा हंगामा फैल गया। ये अफवाह फैलने लगी कि होटल के अंदर एक बच्ची की आत्मा है। आधी रात को जब भी कोई अकेला इंसान होटल से गुजरता है तभी उसे एक भूत बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। होटल के सभी स्टाफ इस खबर को सुनने के बाद डर जाते हैं, लेकिन हमारी अजीबोगरीब ईरान इस बात को सुनने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाती है। उसे लगा अब लाइफ में जरूर कोई नया एडवेंचर आएगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लिन को देखते हैं जो ईरान को एक बहुत ही हाई-फाई रेस्टोरेंट के अंदर बुलाता है। अब ईरान ठहरी हमारी देसी लड़की। उसे ऐसे चमकदार रेस्टोरेंट को देखने के बाद उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मिस्टर लिन बहुत ही प्यार से कहते हैं आज का दिन बहुत स्पेशल है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर भाई की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी लिन अपने दिल की बात शुरू करने ही वाला था, तभी वहाँ पे डेविड नाम का एक विदेशी मेहमान टपक पड़ा। वो ईरान के होटल का गेस्ट था। वो बड़े गुस्से में था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और वो चिल्ला रहा था कि उसे असली शराब की जगह नकली शराब का सैंपल पकड़ा दिया गया है। बेचारा मिस्टर लिन का सारा रोमांस वहीं पे ठंडा पड़ गया। जब ईरान ने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक उस विदेशी मेहमान को बेवकूफ़ बना रहा है तो उसका खून खौल उठा। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और रेस्टोरेंट मालिक की क्लास लगा दी। इधर मिस्टर लिन भी कम नहीं था। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और उस धोखेबाज मालिक की सारी करतूतों को रिकॉर्ड करने लगा। इसे कहते हैं नहले पे दहला। अब कहानी मुड़ती है होटल की तरफ। घूस इंडी के पास एक बहुत ही अजीब कॉल आता है और उसके कमरे से दीवारें पीटने की आवाजें आ रही थी। जुआन नाम की एक स्टाफ अकेले ही जांच करने के लिए निकल पड़ी। अब सिस्टम तो दिखा रहा था कि कमरा खाली है, लेकिन आवाजें कहाँ से आ रही थी ये किसी को भी नहीं पता। वहाँ पे डर का माहौल सेट हो गया था। जैसे ही जुयान कमरे के अंदर गई, होटल की लाइटें कभी बंद होती है तो कभी चालू होती है। सस्पेंस और हॉरर फिल्मों की तरह जुयान की चीखें निकल गई और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गई। पर कॉरिडोर में उसका सामना हुआ एक लंबे बालों वाली छोटी बच्ची से जिसने सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अब तो ये पक्का था कि होटल में मंजुलिका आ गई है। बेचारी जुयान डरते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी, पर वहाँ उसे एक और डरावना साया दिखाई दिया। उसे लगा आज तो वो गई, पर असली ट्विस्ट ये था कि वो साया किसी भूत का नहीं बल्कि ओल्ड मास्टर गुई का था, जो वहाँ का सफाई कर्मचारी था। वो शायद वहाँ पे अपनी ही धुन में घूम रहे थे, पर जुयान को तो बस अपनी जान बचानी थी। अगले दिन होटल में काम कम और गप्पे ज्यादा हो रही थी। जुयान ने तो काम से छुट्टी ही ले ली। अफवाह इतनी दूर तक फैल गई कि विलन युनसू के कानों तक पहुँच गई, पर युनसू ठहरी एक लॉजिकल विलन। उसने इन बातों को हंसी में उड़ा दिया। वो कहती है ये सब बस बकवास है। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। ईरान का उस दिन वाले हंगामा का एक फायदा हुआ। डेविड और मुचेन के बीच एक बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो गई। डेविड तो ईरान का ऐसा दीवाना हुआ कि वो थैंक यू बोलते नहीं थक रहा था। हालांकि ईरान को उसकी कही हुई अंग्रेजी बातें समझ में नहीं आती। वो बस चुपचाप खड़ी होकर सिर हिला रही थी। जाने से पहले डेविड ईरान को गले लगाना चाह रहा था। जैसे ही वो हक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी बीच में मुचेन चलाता है और वो उसे कस के गले लगा लेता है। मुचेन बड़ा खुश था कि ईरान की वजह से उसे इतना बड़ा क्लाइंट मिला। उसने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए ईरान की सैलरी बढ़ा दी। ईरान तो खुशी के मारे सातवें आसमान में थी। चलो कम से कम झाड़ू पोछा करने का कुछ तो एक्स्ट्रा फल मिला। होटल में बढ़ती भूतिया अफवाहों को रोकने के लिए मुचेन ने एक मीटिंग बुलाई। उसने सबको सख्त चेतावनी दी कि कोई भी होटल के अंदर भूत प्रेत की झूठी कहानियां नहीं फैलाएगा, वरना उसे होटल से निकाल दिया जाएगा।
पर सबको ये पता है कि जितना भी मना करो उस बात को लोग उतना ही ज्यादा मिर्च मसाला लगा के फैलाते हैं। ईरान ने देखा कि मुचैन का वो पुराना जख्म अभी तक भरा नहीं है। उसे बुरा लगा, इसलिए वो चोरी छुपे मुचैन के ऑफिस में जाती है और वो वहाँ पे कुछ मेडिसिनल पट्टी रखती है। वो वहाँ से दबे पाँव निकल ही रही थी, लेकिन मुचैन ने उसे पकड़ लिया। ईरान तो बहाना बना के वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मुचैन समझ जाता है। वो मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहता है। मुचैन उन पट्टियों को लगा लेता है। अभी ईरान अपना काम कर ही रही थी, तभी लेन उसे कॉल करके बुलाता है। उसने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसने कहा कि उसे हाउसकीपिंग सर्विस चाहिए। इधर मुचैन तो अपना कमर पकड़ के बैठा हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट दौड़ते हुए आता है और अपने बॉस को सारा खबर बताता है। मुचैन को जैसे ये खबर मिली कि लेन ने ईरान को अकेले अपने कमरे में बुलाया है, उसके तो कान खड़े हो गए। वो जेलसी के मारे पागल होने लगा। कमरे के अंदर मिस्टर लिन ने फुल सेटिंग करके रखी थी, मोमबत्तियाँ, रोमांटिक म्यूजिक और दिल के कार का स्टेक। ईरान ने वहाँ पे जाके जो किया वो बस वही कर सकती थी। उसने बड़ी मासूमियत से उस दिल वाले स्टेक को 2 हिस्सों में काटा और केक के 8 टुकड़े कर दिए। बेचारा लिन का तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जैसे लिन अपने घुटनों में बैठकर प्रपोज करने वाला था, मुचैन ने दरवाजा धमाके के साथ खोला। वो जबरदस्ती कमरे के अंदर चला आता है और वो ईरान को वहाँ से ले जाने का बहाना ढूंढ रहा था। वो आते ही उसका रोमांटिक सजावट देखने के बाद उसे समझ आ जाता है आज तो उसकी लड़की उसके हाथ से जाने वाली है। वो ईरान को जोर से डांटने लगता है और कहता है बहुत सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हो। वो ढक्कन खोल के मोमबत्तियों की तरफ देखता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से के बारे में वो अपना पिछवाड़ा को खुजा रहा था। ईरान कहती है क्या हुआ बॉस, क्या मैं आपकी मदद करूं? वो भी उसका पिछवाड़ा खुजाने लगती है। बेचारा लिन तो मुंह खोल के ये सब देख रहा था। मुचैन उसे अपने साथ ले जाता है। एक बार फिर से लिन का प्रपोजल अधूरा रह गया। मुचैन ने ये पक्का करने के लिए कि मिस्टर लिन ईरान को दोबारा ना बुलाए, उसने ईरान को स्टोर रूम में सामान गिनने का काम में लगा दिया। खुद भी वहीं पे बैठ गया। अब दोनों अकेले स्टोर रूम में बैठ के काम कर रहे थे। वहाँ पे बस जमी हुई धूल और पुराने डब्बे के अलावा कुछ भी नहीं था। अचानक उन दोनों को कहीं से किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। ईरान को डर नहीं लगा, बल्कि उसकी जासूसी वाली आत्मा जाग गई। उसने मुचैन का हाथ पकड़ा और आवाज की तरफ उसे वो खींच के ले गई। मुचैन की तो अंदर से सिटी पिटी गुम थी, पर बाहर से तो हीरो बनने का नाटक भी करना था। वहाँ उन दोनों को एक सीक्रेट दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही वो दोनों देखते हैं एक बूढ़ा आदमी आराम से सो रहा था। उसे देखकर मुचैन इतना डर गया कि अपने ही बैक साइड के बल गिर गया। वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है और अपनी कमर पकड़ कर ड्रामा करने लगता है। वो कहने लगता है आज मेरी कमर गई। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद ईरान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पता चला कि वो आदमी होटल का पुराना सिक्योरिटी गार्ड था, जिसे ड्यूटी पर सोने की वजह से निकाल दिया गया था। बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो होटल के कमरे में छुप के रह रहा था। इसी की वजह से भूत की अफवाहें उड़ रही थी। मुचैन कहता चलो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हुई। वो अपने असिस्टेंट से कहता है मैंने कहा था ना, भूत जैसा कोई चीज नहीं होता, ये बस इंसान का वहम है। होटल में अचानक एक बहुत बड़ा टूर ग्रुप आ गया, क्योंकि उनके पुराने होटल ने उन्हें मना कर दिया था। मुचैन ने इस मामले को सुलझाने के लिए लेंग यूसू के साथ मीटिंग रखी। लेंग यूसू को लगा कि मुचैन उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो दुल्हन की तरह मेकअप करके आई। लेकिन मुचैन तो बस धंधे के बारे में उससे बात करने के लिए आया था। बेचारे के अरमानों में तो पानी फैल गया। दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन को देखते हैं। उसे फाइनली मौका मिल जाता है ईरान के साथ अकेले में बात करने का। मिस्टर लिन ईरान का हाथ पकड़ के उसे एक कोने में बिठा लेते हैं और वो उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमारी ईरान तो इतनी भोली है कि उसे कुछ भी सारे समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर लिन एक उदाहरण देते हुए कहते हैं एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ईरान को तो कुछ और ही लगता है और वो कह देती है तुम सही कह रहे हो, हम दोनों को अब से दोस्त नहीं रहना चाहिए, अब से तुम मेरे भाई हो। ये सुनने के बाद बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है काश ये धरती फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ मुचैन तो अपना एग्रीमेंट पेपर हाथ में लेके घूम रहा था। वो लेंग यूसू से कहता है बहन इस पर साइन कर दो। लेंग यूसू को तो बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पैर को कुचलते हुए एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। जैसे ही लेंग यूसू लिफ्ट के अंदर जाती है उसे एक बच्ची का साया दिखता है। लेंग यूसू तो बुरी तरह से डरते हुए मंत्र पढ़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर लिन जैसे ईरान को अपने दिल की बात बताने ही वाला था, तभी लेंग यूसू पागलों की तरह चिल्लाते हुए आती है। वो कहती है आलतू जलालतू आई बिला को तालतू।
वो पागलों की तरह दौड़ रही थी। ईरान मिस्टर लिन को वहाँ से भेज देती है और कहती है जाओ तुम पहले इस पागल लड़की को संभालो, फिर तुम्हें जो बताना है वो मुझसे बता सकते हो। मिस्टर लिन वहाँ से चला जाता है। ईरान टेंशन में बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र उस छोटी सी बच्ची के ऊपर पड़ती है। ईरान उस बच्ची के पास जाती है और कहती है अरे छोटी बच्ची, तुम तो वही सफ़ेद कपड़ों वाली भूत हो ना जिससे सब लोग डरते हैं। वो कोई भूत नहीं बल्कि एक मासूम सी बच्ची थी जो अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी। ईरान उसे अपना कोट पहना देती है और वो उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। ईरान ने उसे प्यार से मैंगो केक खिला दिया। वो बच्ची बड़े शौक से मैंगो केक को खा रही थी, पर ट्विस्ट तो ये था कि उस बच्ची को मैंगो से एलर्जी था। जैसे ही बच्ची पूरा केक खत्म करती है वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। ईरान काफी घबरा जाती है और वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी वहाँ पे मुचेन आता है और ईरान को बिना कुछ कहे अपनी कार लेके एम्बुलेंस के पीछे जाने लगता है। बेचारे ईरान के तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो काफी डर गई थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लिन गम में डूबे हुए हैं क्योंकि ईरान ने उसका दिल तोड़ दिया है। वही लेंग यूसुफ भी अपनी ही धुन में है। दोनों साथ बैठ के पी रहे हैं पर दोनों की बातें एक दूसरे के सर के ऊपर से जा रही है। मिस्टर लिंग रो रहा है प्यार के लिए और इधर लिंग यूसुफ परेशान है कि उसने होटल में जो भूत देखा वो सच है या फिर उसका वहम। तभी लिंग यूसुफ के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ईरान ने गलती से एक छोटी बच्ची को एलर्जी वाला खाना खिला दिया है। अब विलन के पास मौका हो और वो चौका ना मरे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तुरंत अपने कांटेक्ट को फोन लगाया और वो कहने लगी इस खबर को तुरंत मीडिया में आग की तरफ फैला दो और साथ में होटल की भूतिया कहानी को भी जोड़ देना। जैसे ही मिस्टर लिंग को पता चला कि लेन यूसुफ मीडिया को बुला रही है वो तो भड़क गया। उसने कहा अरे इसमें तो ईरान फंस जाएगी, पर लिंग यूसुफ टस से मस नहीं हुई। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ईरान को जॉब से निकाल दिया जाएगा और तुम तो यही चाहते थे ना कि वो उस होटल से दूर रहे। इधर हॉस्पिटल में वो छोटी बच्ची अब खतरे से बाहर है, पर उसकी माँ का पारा 7वें आसमान तक है। हमारा हीरो मुचेन वहाँ पे खड़ा होकर बार बार माफी मांग रहा है। मुचेन जैसा बड़ा अमीर आदमी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि उसे सच में इस बात को लेकर रिग्रेट फील हो रहा है। ईरान एक कोने में छुपकर रो रही है। उसे लग रहा है कि वो जो भी करती है सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसने होटल का नाम खराब कर दिया और एक मासूम बच्ची की लाइफ को खतरे में डाल दिया। मिस्टर लिन उसे ढूंढ लेता है और उसे सहारा देने की कोशिश करता है, पर ईरान का गिल्ट उसे खाए जा रहा है। तभी वहाँ पे एक वकील और कुछ लोग आते हैं जो खुद को पीड़ित बताते हैं। वो बच्चे की माँ को भड़काने लगती है और कहती है चलिए साथ मिलकर इस होटल के खिलाफ केस करते हैं। असल में ये सब लिंग यूसुफ के भेजे हुए मोहरे थे। वो बस ये देखना चाहती थी कि मुचेन अब ईरान को कैसे बचाएगा। होटल में ये खबर फैल गई कि बच्ची की माँ ईरान को जॉब से निकलवाना चाहती है। यहाँ एक प्यारा मोमेंट आता है। होटल के बाकी सब स्टाफ और सफाई कर्मी ईरान के सपोर्ट में आ जाते हैं। वो सब मिलकर मुचेन को एक अर्जी देते हैं और कहते हैं प्लीज ईरान को जॉब से मत निकालिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। पर ईरान को लगा कि उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना चाहिए। उसने खुद जाके मुचेन को अपना इस्तीफा दे दिया। मुचेन ने इस्तीफा तो नहीं लिया लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया ताकि मामला थोड़ा शांत हो सके। मुचेन को किसी ने याद दिलाया कि बच्ची इस होटल का गेस्ट है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए तोहफा लेके गया। पर बच्ची की माँ ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे हॉस्पिटल के कमरे से बाहर भगा दिया। मुचेन का बेइज्जती का सिलसिला रुक ही नहीं रहा था। जब मुचेन वहाँ से चला गया तब वो छोटी बच्ची अपनी माँ को सारा सच बता देती है। उसने कहा मम्मी वो मैंगो केक मैंने खुद अपनी मर्जी से खाया था। आंटी ने मुझे वो केक जबरदस्ती नहीं खिलाया। ये सुनने के बाद माँ का गुस्सा अपनी बेटी के ऊपर उभर पड़ा। वो अपनी बेटी के ऊपर चिल्लाने लगी जब तुम्हें पता था कि तुम्हें केक से एलर्जी है तो तुमने वो खाया क्यों और इतना तमाशा क्यों करवाया। उसकी मम्मी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे ईरान आती है और बच्ची से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। बच्ची रोने लगी और बोली मम्मी हमेशा काम में बिजी रहती है, मेरी तरफ देखती भी नहीं। मुझे लगा अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो शायद मम्मी मेरे पास बैठेगी। तभी ये बातें उसकी मम्मी सुन लेती है। ये सुनकर ईरान और उसकी मम्मी की आंखें नम हो गई। बच्ची के लिए तो ईरान ही वो लौती इंसान थी जिसने उसके साथ प्यार से बात किया था। बच्ची की माँ को अपने ऊपर बहुत बुरा लग रहा था लेकिन उसे ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए बच्ची की माँ अपने हस्बैंड को डांटने लगती है और कहने लगती है अपना बच्चे का ध्यान रखो। ईरान बच्ची को प्यार करते हुए कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी बहुत बिजी है। वो उसे खाने के लिए एक चिप्स का पैकेट देती है। बच्ची काफी हैप्पी हो जाती है। सच सामने आने के बाद बच्ची की माँ ने होटल के साथ अपना मामला को सुलझा लिया।
मुचैन ने ईरान को काम पर वापस रख लिया, लेकिन सजा तो मिल ही थी। उसकी 1 महीने की सैलरी काट ली गई। ईरान का चेहरा उतर गया, मेहनत की कमाई गई। अभी ये मुसीबत टली ही थी जब ईरान को कॉल आता है कि उसकी दादी नर्सिंग होम से गायब हो गई है। ईरान घबरा गई। लिन और मुचैन दोनों अपनी दुश्मनी भुला के ईरान के साथ दादी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद दादी एक सड़क पर मिली। वो सड़क चलते हर एक आदमी से पूछ रही है कि आपने मेरी नाती को देखा है। दुख की बात ये थी कि जब उसने ईरान को देखा तब भी वो उन्हें पहचान नहीं पाई। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई थी कि उन्हें बस अपनी पोती का बचपन याद है। दादी को वापस सुरक्षित छोड़ दिया गया। वो बाहर सिर्फ इसलिए गई थी कि वो ईरान के लिए उसकी फेवरेट मोमो खरीदना चाहती थी। ईरान वो ठंडे डम्पलिंग खाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। ये इस ड्रामा का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था। यहाँ पे एक बड़ा राज खुलता है। ईरान मुचैन को बताती है कि ये दादी उसकी सगी दादी नहीं है। सालों पहले जब ईरान के पिता गेस्ट हाउस चलाते थे तब ये बुजुर्ग महिला वहाँ पे रहने के लिए आई थी। उनका अपना कोई नहीं था, तो ईरान के पिता ने उन्हें अपनी माँ मान लिया और तब से वो उसके साथ है। लेकिन ईरान की किस्मत तो बहुत खराब थी। उसके डैड अचानक हार्ट अटैक की वजह से मारे गए। वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई, इसलिए वो दादी तब से उसका ध्यान रख रही है। उस दादी ने ही उसको बचपन से बड़ा किया है। दादी के अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है। दादी की कहानी सुनकर मुझे इनकी आंखें भी भर आई। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये पागल दिखने वाली लड़की अंदर से कितनी मजबूत और अकेली है। वो हमेशा बाहर से सबको हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी रोती है। उसे लगता है कि ईरान का दिल अंदर से खाली है। दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन गया। ईरान ने रोते हुए एक और बात कही, जब से मेरे पापा गए हैं मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है। खाना खाना ही मेरे लिए खुद को प्यार करने का सबसे आसान जरिया बन चुका है। मुचैन बस चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। उसकी सादगी ने उसका दिल जीत लिया था। ईरान बहुत ज्यादा शराब पी रही थी। मुचैन भी उसका साथ देने के लिए उसके साथ शराब पीने के लिए बैठ जाता है। मुचैन को भी अपनी मम्मी की याद आ जाती है। जब उसकी मम्मी मर गई थी तब उसकी दुनिया में और कोई नहीं था। ईरान कहती है, अरे भाई हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही है। ये बोलकर वो उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से मोमो खिलाने लगती है। मुचैन उसे खा लेता है। मुचैन भी उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। अब कहानी में थोड़ा कॉमेडी ट्विस्ट आता है। अगली सुबह ईरान की आँख खुलती है, पर वो अपनी डॉर्मेटरी में नहीं है। वो मुचैन के आलीशान बिस्तर पे है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने से मुचैन आता है। वो घबरा के उछलती है। वो जूते पहनती है और बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह अपने कमरे की तरफ भागती है। उसकी यह हालत देखने के बाद मुचैन तो मुस्कुराने लगता है। उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो यहाँ पे कैसे आई। होटल के बाकी सभी स्टाफ मिलकर ईरान को घेर लेते हैं और उसकी सिचुएशन का मजा लेने लगते हैं। पता चलता है कि कल रात दादी के गम में ईरान ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसने मुचैन का जीना हराम कर दिया था। वो उसे घंटों तक परेशान करती रही और अंत में मुचैन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो वो उसे अपने ही कमरे में सोने दिया। बेचारा मुचैन पूरी रात सो नहीं पाया होगा। ईरान तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मुचैन उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ। मुचैन उसके सर को प्यार से सहलाने लगता है और वो उसे सुला के वहाँ से चला जाता है। मुचैन का नजरिया अब ईरान को लेकर थोड़ा बदल गया है। वैसे इस दिन में इन सब बातों को सुनने के बाद ईरान चीख पड़ती है और कहती है, क्या उस खड़ूस ने मेरे लिए ये सब किया? उसे तो अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। मैं इस ड्रामे का पार्ट 2 बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द पार्ट 2। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। बाय।